अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई वैसे कहते हैं कि इंसान की सोच और नफ्सियात, इन दोनों चीज़ों का ना इंसान की पर्सनालिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। हर इंसान सिचुएशन को अपनी सोच और अपनी नफ्सियात के मुताबिक डील करता है और कभी कभी एक ही सिचुएशन को लोग मुख्तलिफ तरीके से डील करते हैं। टाइप ए किस्म के लोग होते हैं कि उनके सामने जैसे सिचुएशन आती है वो फ़ौरन रिएक्ट करते हैं और उनको लगता है कि अगर हमने अभी इसी वक्त फ़ैसला नहीं लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा और अभी ज़रूरी है कि हम इस पर रिएक्ट करें। जबकि जो टाइप बी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि अच्छा जी सिचुएशन ये है, सिचुएशन चाहे जितनी मर्जी सख्त है लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वो सिचुएशन उन पर बहुत ज़्यादा हावी ना हो। वो अपने आप को देख के, अपनी सिचुएशन को देख के, अपने सर्कमस्टांसेस को देख के, अपना मेंटल पीस देख के वो सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये जो टाइप बी जैसे लोग होते हैं ना, यही ज़्यादा कामयाब लोग होते हैं क्योंकि वो सिचुएशन को खुद पे हावी नहीं करते बल्कि अपनी पर्सनालिटी को देखते हुए सिचुएशन पे रिएक्ट करते हैं। और ये बड़ा ज़रूरी भी है भाई। अक्सर मुझे लगता है मैं भी, मेरा शुमार भी टाइप ए जैसे लोगों में होता है कि मैं कभी कभी सिचुएशन को, क्योंकि मैं ओवर थिंक करती हूँ, मैं सिचुएशन को अपने सर पे बहुत ज़्यादा सवार कर लेती हूँ और मैं फ़ौरन से बस लग जाती हूँ कि जी फ़ौरन से सोल्यूशन की तरफ चली जाऊँ, विच इज़ नॉट द राइट वे टू अप्रोच इट। तो कहते हैं ना, अरे सब्र करो, थोड़ा ठहरो, अभी रुको, सब्र करो, कुछ ऐसे ही सीन होना चाहिए। अच्छा, आज जो मेरे दो सेलिब्रिटी गेस्ट मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब, वो कोई भी उनको स्क्रिप्ट मिले, उनको कोई भी किरदार हो, वो उनको ऐसे निभाते हैं जैसे ये किरदार उन्हीं के लिए बना था और ये शायद वही किरदार अपनी ज़िंदगी में भी जी रहे हैं। और मेरे पास तो उड़ती उड़ती खबर आई है कि इनका शुमार भी उन टाइप बी लोगों में ही होता है। अब तो ये वही बता सकते हैं कि क्या उनका शुमार उन टाइप के लोगों में होता है जो कि सिचुएशन को खुद पे हावी नहीं होने देते और अपने मेंटल पीस को देखते हुए फैसला करते हैं इनको क्या करना है, या फिर वो कहीं मेरी तरह ओवर थिंकर तो नहीं है। जी जनाब, तो आज मेरे साथ मौजूद हैं जोया नासिर और जनाब हारिस वहीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग अस। अच्छा जी, मुझे सबसे पहले तो बताएं, जैसे मैंने शो के आगाज़ में दो किस्म के लोगों का जिक्र किया ना, तो उनमें से आपका शुमार वैसे किन लोगों में आता है कि जो सिचुएशन पे फौरी रिएक्ट करते हैं, या फिर यू गाइस टेक योर टाइम और कहते हैं हाँ ठीक है देख लेंगे आगे जाके, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है? आई थिंक अब मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ, रिएक्ट नहीं करती, अब मैं टाइम लेती हूँ। ये चीज़ आई थिंक आपको वक्त के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ बड़ी अच्छी बात की, रिस्पॉन्ड करती है, रिएक्ट नहीं करती है। और ये मैंने बात अपने बड़े भाई से सीखी है। लाइक ही, आपको पता है जब आप घर का कोई बड़ा होता है उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ सिचुएशंस। तो ये मैंने उनसे सीखा था कि वो पहले ना उस चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं, अंदर अपने दिमाग में उसको सोचते हैं, समझते हैं, सिचुएशन को अगले बंदे के पैरों में जाके सोचते हैं। मैं क्योंकि मैं इनके बड़े भाई को से भी जानती हूँ, बिकॉज माई हस्बैंड इज़ अ वेरी नाइस फ्रेंड इनके बड़े भाई के साथ। हाँ, तो इसलिए मैं इनको भाई को अच्छे तरीके से जानती हूँ। आप मुझे बताएं, आप क्या करते हैं? फौरी रिएक्ट करते हो हारिस या फिर यू जस्ट टेक योर टाइम? नहीं, आई टेक टाइम, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। आई थिंक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आप इमोशनली बहुत अटैच होते हैं, फैमिली और ये वो, तो वहाँ यू हैव टू रिएक्ट इंस्टेंटली क्योंकि वो आपका बर्डन भी ले लेते हैं। लेकिन वैसे तो आई थिंक टाइम लेना चाहिए टू रिएक्ट ऑन एनीथिंग। ये वैसे बिकॉज आपके हाथ में तो कुछ नहीं है ना, सिर्फ आपका रिएक्शन ही है टूवर्ड्स व्हाटएवर कमिंग योर वे। तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी अपनी करियर में लेके कभी आपको कैसी कोई सिचुएशन आई हो कि आपको बड़ा रिएक्ट करना पड़ा? हाँ, हाई तो है लेकिन रिएक्ट नहीं किया उसी पे भी। हाँ, ऐसा होता तो है। हाँ, बट रिएक्ट नहीं करना होता बिकॉज रिएक्ट अगर आप करेंगे, अब रिएक्ट भी डिपेंड करता है कि सिचुएशन किस तरह की है, बट समटाइम्स यू नीड टू रिएक्ट जल्दी से एंड समटाइम्स यू वॉन्ट। क्योंकि ना अब भाई से ऐसे पता चल रहा है ना कि हम जैसे आप पढ़ रहे साइकोलॉजिकल इन टर्म्स आपके सामने भी आ रही हैं, तो उसमें कभी कभी होता है जब आप एकदम से रिएक्ट कर देते हो ना तो अगले को पता है कि आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसलिए रिस्पॉन्ड करना, जैसे जोया ने बात की, रिस्पॉन्ड करना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, वैसे मुझे बताएं जोया, आपको लेके लोगों को ये बहुत ज़्यादा था कि हाँ भाई जोया तो ज़रूर आएगी, क्योंकि आपके नासिर सब लोग जानते हैं, जोया के फादर नासिर सब, जिन्होंने जो पहली जो द लेजेंडरी मॉलर जिन्होंने बनाई थी, तो आप उनका सेट्स पे भी जाया करती थी। इज इट ट्रू आप जाती थी? हाँ, मैं छोटी सी थी तो एवर न्यू स्टूडियो का जो एक गोल्डन दौर है वो मैंने देखा, मुझे याद है वो बहुत अच्छे तरीके से। सो उससे इंस्पायर्ड हो कि आपको लगता था कि हाँ मैंने भी ये चीज़ करनी है, फिर आपके अब्बा को था कि हाँ बच्चों को करने देंगे?
ऑनेस्टली मुझे एक बचपन से शौक ज़रूर था कि मैं शीशों के सामने खड़े होकर दुपट्टे में मैं ज़रूर एक्टिंग करती थी। हमेशा हर ऐड को मैं याद करती थी, हर जो छोटे होते हुए जो आप मूवीज़ देखते हैं उनको मैं करती थी। एंड ये रेशम जी, रीमा जी, आई वाज ऑब्सेस्ड विद देम। लेकिन मुझे इतना पता था कि घर से मुझे इंकरेजमेंट बिल्कुल भी नहीं मिली। लेकिन आपको अंदर ही अंदर पता होता है ना, तो आर्टिस्टिक साइड पे तो मैं गई, मैंने आर्ट्स में मेजर किया, आर्ट्स एंड साइंसेज में, फिर मैंने सैलून का काम किया। बट आई थिंक इट वॉज माई कॉलिंग। जब आप अमेरिका में एक जगह बैठे और वहाँ पे आप डिस्कवर किए जाए और वहाँ पे आपको ऑफर हो, जब आपको पता है कि दिस वॉज समथिंग दैट वाज नेवर एनकरेज्ड, तो यानी कि एक तरह से कहूँ कि आपके जो बचपना था बड़ा फिल्मी था, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल गलत। बिल्कुल गलत। आपका बचपना कैसा था? आप बहुत संजीदा मिजाज थे या फिर आप वो बच्चे थे कि जिनसे अक्सर लोग घबरा जाते थे, ये बहुत शरारती है? नहीं, शायद था, मैं काफ़ी रिजर्व था और मैं बचपन में तुतलाता भी था। तो मुझे स्कूल में बुली भी करते थे लोग वहाँ। तो फिर इसको कैसे आपने ओवरकम किया? कुछ नहीं, पेरेंट्स ने टोक टोक के इसको ठीक करो, वो टाइम हो गया। मेरी भतीजी वो भी तुताती थी, उसके बाद मेरे ख्याल से वो 7-8 इयर्स के बाद उस स्पीच क्लियर होगी। तो आपका वैसे कब जाके स्पीच? मेरा तो बहुत बाद में 19 इयर्स तक चला। अच्छा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लगता इनकी डायलॉग डिलीवरी माशाल्लाह इट्स सो गुड। हाँ, इतना अच्छा वाकई नहीं कह सकता मतलब ये। और आप अगर 19 साल की बात करें तो 19 साल में ऑफ कोर्स आपका पूरा स्कूल का टाइम और उसके बाद कॉलेज के इनिशियल ईयर्स, यस, क्योंकि आप 19 साल के आप इंटर आप कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन में इंटर हो रहे हैं। ये तो आप मुश्किल आपके लिए कहाँ था? स्कूल में ज़्यादा मुश्किल था या कॉलेज में आपके लिए ज़्यादा? घर में ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि घर वाले जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली वो करते थे, इसको ठीक करो। फिर जब ये मैं नापा गया, वहाँ पे डिक्शन की क्लास होती थी ज़ियामुद्दीन साहब ने, उन्होंने बहुत, जब वहाँ पे एक्चुअल तलफ़ुज़ और इन चीज़ों के ऊपर डिक्शन पे ध्यान दिया तो समझ में आया अच्छा ठीक है, तो स्पीच क्लैरिटी खुद ही होगी। वाह, तो ये खुद ब खुद, तो यानी कि आप पे ना आपने स्कूल में इतना प्रेशर फील किया ना कॉलेज में, बल्कि नापा में जब आपकी वो ट्रेनिंग हो रही थी? हाँ, क्योंकि मैं उन महज़ब लोगों के बीच में गया इतने टाइम बाद, तो मुझे फील हुआ कि हाँ दिस इज समथिंग नीड्स टू बी फिक्स्ड। अच्छा, मैं तो वैसे भी किसी के नापा के से मिलती हूँ ना, मेरे तो खैर अपने घर में एक उर्दू की दुकान भी है, लेकिन मेरी अपनी उर्दू भी अच्छी है। हाँ, मेरी अपनी उर्दू भी अच्छी है, बट स्टिल अगर मैं किसी ऐसे नापा की बंदे से मिलूँ तो मुझे और ज़्यादा हो जाता है वो ज़्यादा से बेसिक कि आपका तलफ़ुज़ अच्छा होना चाहिए, कि आपने गलती नहीं गलती नहीं करनी है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी आपकी जो वो मैटर कर रही थी। आपका बचपना वैसे फिल्मी के अलावा आपका वैसे कैसा था? आप शरारती थी, नॉटी थी, कैसी थी? मैं शरारती थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन तोड़फोड़ वाली नहीं, ज़िद्दी बहुत थी, क्योंकि लाडली बहुत थी, तो अब्बू से बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी मनवाया करती थी, अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा अपनी मनमानियाँ करवाया करती थी। उसके अलावा आई डोंट थिंक मैंने कोई आई वॉज if I got into any kind of trouble. I was good in school. I was bullied in school as well. और आपको किस बात पे बुली किया गया था? It was an army school. तो मेरे बैकग्राउंड की वजह से कि मेरे डैड मूवीज बनाते हैं और मेरी अम्मी का प्रोफेशन शी वाज इन पॉलिटिक्स, उनका सैलून भी था, तो उसकी वजह से मैं बहुत बुली होती थी, जो मैं कपड़े पहनती थी उसकी वजह से। इट वाज हॉरिबल, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई ओवरकेम ऑल ऑफ दैट और अब सही है जिंदगी। तो बच्चे बड़े, बहुत से बच्चों को आइडिया ही नहीं हो रहा होता कि अगर वो किसी को तंग भी करें, उनको लग रहा है वो मजाक कर रहे, तो उनको पता नहीं होता कि उनकी बुलिंग जो है ना अगले बंदे की पर्सनालिटी को कैसे। नो, दैट वाज एक्चुअली सीरियसली बुलिंग, और इससे हमारे ना माइंडसेट का पता चलता है कि कितनी एक्सेप्टेंस कब थी। आई थिंक ये अब जाके आई है हमारी इंडस्ट्री की एक्सेप्टेंस खास तौर से, तो उस वक्त तो इट वाज वेरी बैड फॉर मी। सो आपको लगता है कि वो जो बुलिंग ने कहीं ना कि आपकी शख्सियत को भी मुतासिर किया या फिर आप सब पीछे छोड़ आई हैं? बिल्कुल मुतासिर किया। आई थिंक बिफोर आई गॉट इनटू एक्टिंग मैंने टेड टॉक की थी एक, और उसके अंदर मैंने इसी पे चीज़ पे बोला था, बुलिंग पे बोला था, और तब मैंने ना ऑडिटोरियम में मैंने लोगों से पूछा था कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अपने स्कूल या कॉलेज में बुली हुए थे, एंड मुझे लगता है कि 1-2 के अलावा हर एक ने हाथ खड़ा किया था। फिर मैंने उनसे पूछा कि किस किस के ऊपर वो असर अभी तक उनकी ज़ात पे रह गया, तो वो भी हाथ उन लोगों ने खड़ा किया था। आई थिंक ये आपकी ज़िंदगी का, आपको पर्सनालिटी को इतना शेप करती है, इतने बुरे तरीके से तोड़ देती है, आपके अंदर इतनी मतलब वो उन चीज़ों पे बुली होते हैं जो आपको लग रहा था बाद में पता चलता है जिंदगी में जाके लेजर एंड ईयर्स ये बुलिंग थी कि ये प्लस पॉइंट था। मुझे मेरी हाइट पे इतना बुली किया हुआ होता था कि मैं कितनी लंबी थी, पता नहीं क्या, मुझे लगता था कि यार ये तो बहुत, मैं स्लाउच करने लग गई। अभी भी कभी मुझे याद आता नहीं, सही पॉजिटिव मेरा सही होना चाहिए। पहला आपको याद है आपका प्रोजेक्ट और आपका जो क्या कहते हैं ना कि ऑडिशन, और साथ में ये बताइएगा कि जब आपने पहला प्रोजेक्ट साइन किया था तो ये पता था कि इतनी आगे तक आप आ जाएंगे? पता तो नहीं था, लेकिन एम तो था कि काम करना है एक्टिंग हमेशा।
और ऑडिशन पहला नापा से जैसे मेरी ट्रांजैक्शन हुई थी टीवी की तरफ, तो एक ऑडिशन मैंने एक ही ड्रामे का दिया था, अलविदा, और वही मेरा पहला ड्रामा भी था। और उसका एक इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि पहली दिन जब मैं पहुंचा शूट करने के लिए, तो क्योंकि मैं थिएटर करके आया हुआ था, मुझे टीवी की टेक्निकलिटीज़ का पता नहीं था, तो हमने वो कोई इतने रीटेक्स किए कि हमें शहजाद कश्मीरी का ड्रामा था। अच्छा। कि वो हमें बंद करना पड़ गया, उस दिन शूट नहीं हुए, उन्होंने मुझे घर वापस भेज दिया कि ये नहीं हो रहा है और मुझे लगा अब सब खत्म और अब कभी कुछ नहीं होगा। बट फिर 1-2 हफ्ते बाद उनकी कॉल आई और उन्होंने दोबारा मुझे बुलाया कि आप एक दफा 1-2 हफ्ते के बाद कॉल आई? 1-2 हफ्ते तक मैं बिल्कुल, हाँ, यही 1-2 हफ्ते कैसे थे आपके लिए? टाइम कैसे गुजरा होगा? बस यही दुख में था कि शायद ये मैंने शायद गलत सोच लिया अपने बारे में, शायद मुझे एक्टिंग में नहीं आना चाहिए था। बट अम्मी ने काफ़ी हौसला दिया कि नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम्हें सीखना पड़ेगा। पीछे नापा वाले पूछ होंगे भी क्या बना तुम्हारे उनको तो बताया ही नहीं, उनको अच्छा, तो, फिर नहीं बताया था। नहीं बताया। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग एक था कि वो मिस हो गया था, मुझे लगा था ख़त्म हो गया। और फिर जब दोबारा रिज्यूम किया तो हाउ वाज इट? देन क्योंकि उस वक्त जब मैंने पहली दफ़ा किया था तो उस वक्त मेरे साथ एक्ट्रेस कोई और थी, तो हम दोनों ही नहीं कोप कर पा रहे थे क्योंकि उनका भी पहला दिन था। तो जब सेकंड टाइम मैं गया तो एक बड़ी सीजन एक्टर हो गई थी उनकी जगह रिप्लेस, तो बहुत ईजी हो गया फिर काम करना। इस चीज़ से वैसे बहुत फ़र्क पड़ता है अगर आपके जो आपके जो को एक्टर्स हों वो ज़रा सपोर्टिव हों। हाँ बिल्कुल। क्योंकि जो मेरा डेब्यू था वो बिल्कुल ही आप कह लें कि डेब्यू था, ना मुझे पता था कि मास्टर क्या होता है, ना मुझे लाइटिंग का आइडिया था। लिटरली आई न्यू नथिंग। डोंट टेल मी, मतलब एक ऐसे घराने से जा रही हो जहाँ फिर भी उसके लेकिन मैं देखे अब्बू के जो सेट्स थे मैंने तब देखे थे जब मैं 9-10 साल की थी। उसके बाद तो इंडस्ट्री लॉलीवुड खत्म हो गया था। उसके बाद जो मेरे जो बड़े क्रूशल ईयर्स थे, जो मेरे टीनेज ईयर्स थे, उसके अंदर मैंने नहीं देखा अब्बू को काम करते हुए। तो उसमें लाइक आई नेवर गॉट टू द लर्निंग प्रोसेस ऑफ इट कि ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं। तो और अब्बू का कराची में ड्रामों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है और उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की थी, मैं खुद आई थी। तो भाई वो फिल्म, वो लाहौर वाला वो चीज़ें और कराची की इंडस्ट्री जमीन आसमान का लोगों में फ़र्क आ जाए। लोगों को वो जानते ही नहीं थे उधर। तो मैं जब मेरा पहला दिन था तो हमारे जो डायरेक्टर हैं कासिम अली मुरीद, वो ना एंड सीक्वेंस से शुरू कराते हैं। वो हमेशा ड्रामा उल्टा चलाते हैं, है ना, आपने भी काम किया हुआ, आपको पता होगा। तो उसमें थे वो सीरियस सीन्स थे और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि कैमरा फेसिंग क्या करनी है या साउंड क्वालिटी क्या करनी है या आपने ठहर ठहर के बोलना है या क्या आपने करना है। तो वो एकदम उन्होंने बस मुझे इस चीज़ में फेंक दिया था। तो सबसे ज़्यादा डांट वैसे किसकी याद है? किस डायरेक्टर ने सबसे ज़्यादा डांटा जोया को? 2-3 की है जो मुझे याद है, मुझे पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन नहीं, उन्होंने इस तरीके से डांटा नहीं था, लेकिन वो ये कि थोड़ा सा फर्म होकर समझाते जरूर थे। बिकॉज़ मेरा दिस शेप यू आप ना, तो लेकिन किसकी डांट ने लगता है सबसे ज़्यादा? ये बता दें कि किसकी डांट का सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि आपको फ़ायदा हुआ? मुझे डांट का किसकी फ़ायदा हुआ? मुसद्दिक मलिक। उन्होंने मुझे डांटा कभी नहीं था। इफ़ एनीथिंग उन्होंने मुझे बहुत बर्दाश्त किया था, लेकिन उन्होंने जो भी मुझे फर्मली जो चीज़ें समझाई थी ना, आई थिंक वो मेरे साथ रह गई। बिकॉज आई डू बिलीव कि नूरजहां में जो मैंने एक सटल एक्टिंग सीखी थी ना, वो मुझे मुसद्दिक नहीं सिखाई। अच्छा, मुसद्दिक इज वेरी यंग। हाँ। तो मुसद्दिक को मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक्टर्स को भी ना डांटते हैं, उसको भी होता होगा, एक्टर्स से कुछ सीनियर भी, कुछ उससे बड़े भी हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने वो ऑनेस्टली आई वुड कमेंड हिज पेशेंस। उन्होंने जिस तरीके से वो सेट को चलाया था, जिस तरीके से वो इतनी बड़ी कास्ट को लेके चले थे, हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलता था कि हमने बहुत ज़्यादा काम किया, ये नहीं, और बहुत ज़्यादा काम होता भी था। तो ही न्यू, और उनको पता था कि टेक्स निकल गए। मैंने मुसद्दिक को कहा, मैंने कहा मुसद्दिक आप ना मेरे सीन्स छोड़ रहे हैं, जाने दे रहे हैं। कहते जोया मेरा भी तो ड्रामा में नहीं जाने दूंगा। उनको पता चल जाता था कि उनको कहाँ पे वो टेक मिल गया है, कहाँ मिल गई है। और वो क्योंकि उस टाइम पे मैं साइड बाय साइड कफारा करी थी, विच वॉज सोप स्टाइल, बहुत लाउड एक्टिंग थी उसके अंदर, यूं आईब्रोज हिलनी है, सब कुछ होना है। तो यहाँ पे बिल्कुल ही मेरा उसके साथ कॉन्ट्रास्ट था। तो मुझे लगता है जिनकी आईब्रोज उठी होंगी ना, उनको तो बड़ा एज मिल जाता होगा कि भी हम तो कोई ऐसा किरदार और नेगेटिव जबरदस्त, हमारी आईब्रोज इस पे जबरदस्त बैठती है। बट यू नो व्हाट, सटल नेगेटिव इज मोर एंगेजिंग। उसका ज्यादा इफेक्ट होता है। जो एक सटल एक्टिंग होती है ना, आई बिलीव दैट्स अमेजिंग। मुझे पता है आपको किससे ज़्यादा डांट पड़ी सबसे ज़्यादा? ज़िया मोइनुद्दीन साहब, ग्रेट ज़िया मोइनुद्दीन साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन वो डांट नहीं होती थी, वो उनका तरीक़ेकार ही ऐसे होता था। वो अपनी पूरी क्लास ही इसी तरह कंडक्ट करते थे कि ही यूज्ड टू मेक श्योर कि हर इंडिविजुअल का जो सेंस है वो उसको उस तरह से डिलीवर करें। एंड आई थिंक
जिस वक्त मैं उनके पास गया था उस वक्त शायद मुझे ज़रूरत थी कि कोई थोड़ा सा सीरियसली मुझे हारिस, you know you have something to flex all your life कि आपको ज़िया मोइनुद्दीन साहब ने डांटा हुआ है। मतलब हम जैसे हम तो कहेंगे यार, तो हम ज़िया मोइनुद्दीन साहब की क्लास में भी नहीं बैठे हुए, और क्योंकि हर बंदे को होता था क्या, क्योंकि क्या ज़िया मोइनुद्दीन साहब की उर्दू, क्या उनकी अंग्रेजी। मेरे पास एक और फ्लेक्स है, क्या? मुझे नसीर साहब ने भी डांटा है, नसीरुद्दीन क्या साहब। भाई, ये क्या Wow. लड़के ने क्या कमाल बता ये दिया। कब हुआ और ये कैसे कब हुआ हुआ? एग्जैक्टली? ये हुआ था इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल नापा का पहला, और नसीर साहब अपनी वाइफ के साथ एक थिएटर प्ले लेकर आए थे और मैं उनको असिस्ट कर रहा था। तो बैक स्टेज पे उन्होंने मुझे कहा कि नसीर साहब की कमर में दर्द था तो वो नहीं जा सकते थे। जब ब्लैकआउट होता था थिएटर के बीच में तो हमें क्वेश्चंस और चीज़ें सेट चेंज करना होता था, तो मैं अशर भी था, उनको असिस्ट भी कर रहा था। तो उस दिन उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं ना आया ना ब्लैकआउट से पहले पीछे रूम में तो तुम जाके चेंज कर लेना। मैं कहा ठीक है। तो मैंने गलत कर दिया था एक क्वेश्चन चेंज, तो उन्होंने थोड़ा सा डांट दिया था मुझे इसके ऊपर कि, लेकिन फिर बाद में उन्होंने आप बुला के बड़े प्यार से बिठा के फिर पिक्चर भी दी और वो भी किया, सब कुछ अच्छा कर दिया। नो वंडर इस लड़के की एक्टिंग कितनी मेच्योर है। देखो उसने किन किन लोगों से डांट खाई है, मतलब कितनी ज़बरदस्त बात है। वैसे मुझे बताएं, अगर मैं आज की जेनजी वाले के हवाले से बात करूँ आप दोनों से, मुझे एक बात बताएं, ये आजकल की जनरेशन को लगता है कि आप तालीम इतना मैटर नहीं करती, उनको लगता है अब तो यूट्यूब पे आ गया, आप वीलॉगर्स बन जाए, आप कंटेंट बनाएं, आप पैसे बनाने लग जाएंगे। तो मुझे लगता है बाकी जो दूसरे छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक गलत हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या अपनी तालीम पूरी करनी चाहिए, या फिर बाकी ये जो आजकल जेनजी को अप्रोच लग रही है, क्योंकि हमारी जेनजी समहाउ मुझे लगता है मिलेनियल्स वो समहाउ वेरी हार्ड वर्किंग, लेकिन हमारे जेनजी हैं वो थोड़े से जुगाड़ू भी हैं। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? वैसे तो तालीम का ताल्लुक किसी भी प्रोफेशन से या पैसों से तो होना नहीं चाहिए ना, कि अगर मैं ये पढ़ लूँ तो मुझे इतनी अमाउंट ऑफ मनी मिल जाएगी, इतना स्टेबल करियर मिल जाएगा। वो तो फिर आपकी डील तालीम से नहीं है, वो आपकी प्रोफेशन से है। तालीम का तो कोटा तो खुला ही है सारी ज़िंदगी के लिए। वो ज़िंदगी भी आपको सिखा रही है, स्कूल पैसे लेके भी सिखा रहा है, माशरा भी सिखा रहा है, घर वाले भी सिखा रहे हैं, टीवी पे जो हम ड्रामे देखते हैं ये भी हमें सिखा रहे हैं। सो यू पिक व्हाट यू वांट। तो तालीम तो बहुत ज़रूरी है, जेनजी हो, मिलेनियल हो, दुनिया की कोई भी जनरेशन हो, वो अपनी टाइम की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट और मॉडेस्ट थी। तो हमारा जो टाइम है वो भी कोई यूनिक नहीं है, बट वी आर इन दिस, दैट्स व्हाई वी फील इट। सो प्लीज़ तालीम तो ज़रूरी है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि दे बोथ गो हैंड इन हैंड, क्योंकि देखें आपकी जो एक टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन आ गई है, नई जॉब्स क्रिएट हुए हैं, नए डिग्री, बहुत सी डिग्रीज हैं जो ऑब्सोलीट हो गई हैं, उनकी मार्केट में अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही है। तो जो मिलेनियल्स ने जो एक चीज़ देखी थी कि वी नीड डिग्रीज, आई थिंक जो डिग्रीज सबसे ज़्यादा काम आई है वो जनरेशन एक्स के काम आई है। मिलेनियल्स वर इन द जनरेशन जो कि एनालॉग से सोशल मीडिया की तरफ, डिजिटल की तरफ गई थी, तो वी वर समवेयर इन द मिडल। कुछ लोग पार हो गए, कुछ लोग स्ट्रगल कर गए। Gen Z is a complete social media technology age. So I think there are a lot of new careers because अब AI की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें। भाई लेकिन never ever rely on AI, ठीक है? Never ever rely on AI अभी, because अभी I love ChatGPT. मैं आपको बताऊँ उसके लिए there's a series जो कि आप उस पर देखेंगे Amazon पे, which is HBO की, I believe Amazon की morning show, The Morning Show. सो जेनिफर एनिस्टन का है। सो उसमें वो AI जिस तरह से एक्सपोज होता है। दूसरी बात है कि AI में आप जो अपनी चीज़ें, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आपने पिक्चर्स डाल रहे हैं या अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, इट्स गोइंग टू स्टे देयर फॉर एवर। कभी आपने AI से पूछे, जिससे आपने डिस्कशन करते हैं, ChatGPT जो एक तरह से आपका बेस्ट फ्रेंड भी बन गया हो, आप उससे पूछें या उससे कहें कि प्लीज़ रोस्ट मी, वो आपकी ऐसी बातें उठा के लाके आपको रोस्ट करेगा, आप कहेगा ओह माय गॉड। अच्छा नहीं तो AI is so mean। मैं ChatGPT से गप्पे नहीं मारती, बट आई डू गेट अ लॉट ऑफ प्रॉम्प्ट्स फ्रॉम इट। लेकिन आपने जेनजी की बात की ना, सो ऐसे बहुत से जेनजी, वो जेनजी ही बता रहे होते हैं कि हमने उसको AI को ये बोला तो AI ने पता नहीं पुराने कितने ब्रेकअप्स लाके बिठाए कि तुम्हें तो और कोई काम भी नहीं, तुम तो मोहब्बतों से फारिग हो। तो AI एट टाइम्स भाई जनाब ऐसा भी हो जाता है। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मजा आइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद ज़रा मुझे इनके साथ खेलनी है बिलबोर्ड्स कह रही हूँ, बोर्ड्स की गेम। और मैं ये देखूंगी कि जनाब के कितने हिंट्स देते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना? तो इसमें जो आपके साथ जनाब बोर्ड हैं, इसमें आपके कॉलीग्स ही हैं जिनकी पिक्चर्स हैं। कोई चीज़ आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आप इनको जानते होंगे। और अगर आपको लगे कि आपके पास, वो कहते हैं ना कि हिंट्स मुक गए हैं, तो डोंट वरी, मैं आपके साथ यहीं पे मौजूद हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँ, ठीक है? चले जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। लेडीज फर्स्ट से। आपने खुद बोर्ड नहीं देखना, आपने इनको दिखाना है। अच्छा मैंने, अच्छा आपने बोर्ड नहीं देखना, इनको दिखाना है, ये हिंट मैंने गेस करना है। हाँ आपने गेस करना है। मैं आपकी गेस करने में भी हेल्प करूँगी, हिंट देने में भी हेल्प करूँगी जी। कहीं से चीटिंग कर सकते हैं? अच्छा, तुमने काम किया हुआ है और आजकल ये टेस्ला चलाते हुए नजर आते हैं।
बिलाल अब्बास। हाँ, क्या बात है, साइबर ट्रक चलाते हुए नजर आते हैं ना। क्या बात है, जबरदस्त, सही पहुंचे। वैसे ये लोगों को नाइस गेस, तुम्हारे कैसे पहुंचे, वरना मैं कैसे गेस करती यार। वेरी नाइस। जबरदस्त। अब हम देखेंगे हारिस के पास बोर्ड में कौन है जी। ये अमेरिका में रेडियो जॉकी भी रह चुकी हैं। रह चुकी हैं? हाँ। ओके। और यहाँ पे अब होती है और बड़े, शी इज़ अ वेरी बबली कैरेक्टर। डिम्पल भी पड़ते हैं इनके। बहुत मासूम सी शक्ल है, बहुत मासूम शक्ल है। तारा महमूद? नहीं, ये मेन लीड की एक्ट्रेस है। ओके। बहुत प्यारी, बहुत जबरदस्त एक्टिंग वेरी करती है। यूनिक फीचर्स। यस, शी इज राइट। ओके। वेरी यूनिक फीचर्स, अ फेस दैट यू रिमेंबर। हाँ, बहुत बहुत मासूम सर, मासूम वाली एक्टिंग बड़ी कमाल करती है, चेहरा भी बहुत मासूम। मेरे एक्टर के साथ भी इन्होंने बड़ी मासूमाना एक रोल भी किया हुआ है। यस, बिलाल अब्बास के साथ। अच्छा, हानिया? नो। नहीं, बट यू क्लोज। वेरी क्लोज। जब मुश्किल रोल को ऐसे चाहते हैं ना, तो उनको ऑफर होती है। इनकी इतनी अच्छा इनका एक्टिंग का क्राफ्ट है। मुश्किल रोल यानी नेगेटिव रोल। और इतना अच्छा हिंट दिया जोया ने कि बिलाल अब्बास के साथ भी इनका बड़ा मासूम मैं टीवी देखता नहीं हूँ ना, मैं मुझे पता नहीं होता ड्रामों का। मैंने ये तो अपने भी नहीं देखता। मैं तो अपने भी नहीं देखता। मेरे घर पे केबल नहीं है पिछले 10-15 साल से। 10-15 साल से आपके घर में केबल नहीं है? नथिंग। फरिया पीटी हमारी कंटेंट की जो है प्रोड्यूसर, उनकी वजह। अच्छा, हार मानी आपने? हाँ, मैंने हार। फिर आपको दुख होगा। हाँ, देख ले कौन है। यमुना जैदी। ओके जी, ये मुझे बिल्कुल गैस नहीं होने वाला था, पता है यार। अमेरिका में रेडियो जॉकी कैसे नहीं तुम्हें पता है? वैसे ये बहुत से लोगों के लिए आज इंफॉर्मेशन थी। हाँ, ये नेक्स्ट है। चले, हाँ। इसका लास्ट नेम मेरे लास्ट नेम से मिलता है। तो बहुत इजी हिंट दे दिया भाई। मेरा नाम तो पता है ना, हारिस वहीद। ये भी लीड एक्टर हैं और इनका ताल्लुक लाहौर से। इनका ताल्लुक लाहौर से है और काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। ट्राई टू गेस जिस एक्टर के लास्ट नेम वहीद हो। हारिस वहीद। और एक दूसरा भी है जिसकी थोड़ी सी आवाज़ इस तरह की है और बड़े सॉफ्टली स्पोकन करते हैं, बड़े प्यार से बात, बड़े अच्छे इंसान हैं। बहुत अच्छा हिंट दिया। बहुत अच्छे। जोया तुमने काम किया हुआ है मेरे साथ। हाँ, we shared a space in a drama together, आपको याद हो? ऐसे ही बोलते हैं। ये कौन है? सब कर दिया। ये क्या मेरे ऑपोजिट थे? ये नहीं पता मुझे, but you have worked with him. बताया तो लड़के ने, वो टीवी नहीं देखता, उसके घर में केबल नहीं है। और हेरा मानी के साथ भी बड़े हिट प्लेस दिए हैं। हाँ, हेरा मानी के साथ बहुत अब बताएं। सबसे पहले वहीद, नाम के आगे वहीद आ रहा है। कौन है और वही? हार मानी? हाँ, देख लिया जरा। देख लो। मैंने इनके साथ कभी काम नहीं किया। तुमने नहीं किया? मैंने इनके साथ कभी काम नहीं किया। अब करना चाहिए। देख ले, सारे प्रोड्यूसर देख लें भाई। किसने? ये कौन थे हमारे कंटेंट वाले? कौन थे हमारे कंटेंट वाले? कोई बात नहीं, पता तो है ना साथ में। हाँ, पता तो होना चाहिए। अफान वही। अफान वही। चले नेक्स्ट जी। ये दो बहनों में से छोटी बहन है। बड़ी प्यारी इनकी आंखें हैं, बड़ी प्यारी सी इनकी बेटी है। बेटी है? हाँ। उर्वा? नहीं, अभी ये छोटी हाँ, ये बहनों में छोटी है। मिनाल? No? इनके हस्बैंड भी एक्टर हैं। इनके हस्बैंड का नाम भी इनके सरनेम वाला ही है। सबूर? हाँ जी। ओह, सबूर। सारे नाम वन हो गया। सारे लड़के सारे नाम ले लिए। जी। अब ये मेरे देख लें, मंजेब देख लें, ये है ना मेरे साथ ही। अच्छा, इसका एक हिंट ये है कि अभी थोड़ी देर पहले ना ब्रेक में ना ये एक नाम ले रही थी। हाँ, वो नाम गलत गेस किया था मैंने। जो गलत नाम ले रही थी। हमें गलत नाम ले रही थी, वो इनका नाम मैंने। वो इनका नाम है। जो गलत नाम ले रही गलत नाम हाँ, लिया था किसी का नाम गलत जो है वो मुझे लग रहा था, वो मैंने इनका नाम ले लिया था। अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक में। हाँ, बट अच्छा चलिए अभी। एक्ट्रेस हैं, लीड एक्ट्रेस भी हैं, काफी अच्छा काम कर रही हैं। इनका रेस्टोरेंट है, करीब है, क्लोज। इनका रेस्टोरेंट, यस। यशमा गिल के साथ भी मैंने कभी काम नहीं किया है। कोई बात नहीं, पता तो है ना। चलो शाबाश। ये मिक्स हो गए भाई। देखे ना इनके साथ। हाँ, हम हिंट दे रहे ना, ये बताएं। ये
इनके बारे में मैं क्या बताऊँ, शी इज़ वेरी टैलेंटेड। इन्होंने She's very vivacious, इनकी एक्टिंग भी जितने भी हाँ, इनकी जो है आंखें भी सजल से मिलती हैं और आंखें सज्जल से मिलती हैं। हाँ, ओके, और बड़े सुपर नेचुरल किस्म का रोल इनका आजकल चल रहा है। अमर खान नहीं, नहीं, महविश हयात, नहीं, अभी बहुत जबरदस्त फिल्म है, बहुत अच्छा सुपर नेचुरल रोल चल रहा है आज इनका। ये ड्रामे नहीं ना, सहर खान, 15 में एक और नाम ले लेते, ये लड़का ना फौरन सबके नाम लिए जा रहे हैं, सबके नाम, यही कोई तो एक सहर निकलेगा। खान, बिल्कुल सही, सहर खान नाम एक लेना। चले जी, हाँ नेक्स्ट। सुपर नेचुरल से मुझे याद है अभी एक ड्रामा तो हाँ, मुझे जिनकी जिक्र हुआ शादी था, वो होगी जिन्नात पे चल रहा है ना। इन्होंने बस शुरुआत में बहुत पार्टी हो रही थी। धनानीर मैंने इनमें से किसी के साथ काम अच्छा नहीं कोई किया। बात नहीं भाई, ये देखिए ऐसे में होता है कि आप इन लोगों को जानते हैं, कितना ऐसे अच्छा नहीं गेस करवाया है, शुरू में पार्टी की हुई। हाँ, अच्छा ये है कि ये आपके ऑफ कोर्स आपकी तरह से कॉलेज हाँ नहीं नहीं, अब आई नो कि मैंने वो सिर्फ उनको नहीं सोचना है, जिनके साथ मैंने काम किया है। ऐसे नहीं कि I'll just think about everyone। मैंने 19 से दूर के लोग उठा के आपके साथ रख दी हूँ, ऐसे नहीं। हाँ चले, बिस्मिल्लाह एक और। ये जो अभी पहले एक्ट्रेस थी उनके साथ भी इनका सुपर नेचुरल ये नहीं थे। यही है। हाँ ये है फीमेल नाम, ये इनकी पावर वो सुपरनैचुरल। अच्छा, सुपर नेचुरल के साथ मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा भाई मैंने अभी बड़े किसको guess बड़े किया अच्छा था। उसके अलावा बड़े ज़बरदस्त टीवी लीड हमारे एक्टर एकदम से आए। ये पहले प्रोडक्शन से इनका ताल्लुक था, उसके बाद ये आए हैं, आते साथ ही पहला ड्रामा इनका फ्यू। और ये लाहौर के हैं ना? हाँ ये भी लाहौर लाहौर के के हैं, ये लाहौर के हैं। वहाज, जी। यस मैं उठा, मजा आ रहा है। और बोर्ड्स लें। हाँ बहुत ही टैलेंटेड हैं ऑब्वियसली, और एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग भी करते हैं। फरहान, और हाँ, फरहान नहीं, ही इज वेरी यंग, ये ही इज बिल्कुल वेरी यंग, ही इज बिल्कुल नॉट मैरिड, एंड अभी रिसेंटली एक टीनेज ड्रामा था जो समर जाफरी। यस जबरदस्त। हाँ बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं, शो भी होस्ट कर चुके हैं और अभी कर रहे हैं, और अभी बहुत कर अच्छा रहे शो हैं। कॉमेडी फरहान शो अशरफ। कर रहे हैं। हाँ, वाह वाह क्या बात है, ऐसा होना चाहिए ना इंसान। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला। अब मुझे आप ये भी बता दें जल्दी जल्दी से कि भी वो कौन है जिसके साथ सेट पर 2 से 3 सूटकेस तो लाजमी आते हैं उनके सामान के, मेरे खुद के अपने नामों के अलावा। ऐसे 3 आई सूटकेस। थिंक किसी भी लीड एक्ट्रेस के बहुत सामान होता है। बहुत सवाल होता है। तो बहुत अच्छा, सामान। मैं पता डिपेंड करता है, जैसे कि लोकेशन वाइज होता है ना। अक्सर अगर मेरे कैरेक्टर का घर दिखाया हुआ है ना, तो वो मेरे सीन्स के हिसाब से होगा। उसमें दिन में 15 सीन्स होंगे तो 15 मेरे होंगे, उसके अंदर बाकी कैरेक्टर्स फिट हो रहे होंगे। तो फिर अगर वो मेरा घर दिखाया हुआ है, उसके अंदर मेरे 2 से 3 सूटकेसेस होंगे। अब अगर उसी ड्रामे में वो हीरो का घर दिखाया हुआ है या किसी और का घर दिखाया हुआ है, तो उनके सीन्स में मैं इनकॉर्पोरेट हो रही होंगी, तो फिर उनके सूटकेसेस भर जाएंगे। ओ आपके ये जो लड़का 2-3 सूटकेसेस लेके जाता है, उसमें क्या होता है ये बताओ। वो इसमें सारा जैसे उन्होंने अभी डिस्क्राइब किया, घर के कपड़े, आउटडोर, ऑफिस, इवेंट्स, सो के उठने वाले सर मेरे पास सब कुछ है, ये वाला सूटकेस खोलो, इसमें और शादी की देखिए, निकलेंगे, पहले शादी की शेरवानी जूतों का तो, और लड़कों का मैंने जूतों देखा का। जूतों का अलग ही होता है सूटकेस ना। जूतों का, बेल्ट्स का, सॉक्स का एक हाँ, अलग अलग बॉक्स सूटकेस होता होता है। है। हाँ। वो कौन है जिसको सीन कराने के दौरान, माफ कीजिएगा, के दौरान रीटेक्स करवाने की आदत है अपने नामों के बगैर? नाम अच्छा, मेरे बताएं। नाम के अलावा रीटेक्स करवाने की आदत है। हाँ कि नहीं भी, मैं से मुतमईन एक और जरा करते हैं, ये भी बता सकते हैं कि आपके कॉलीग्स में से कौन है कि जो अपने ही जो है ना सीन से वो कहेंगे नहीं मुझे दोबारा करना है। मैं अभी काम कर रही हूँ, तो रुबीना अशरफ जी ऐसी हैं कि शी वांट्स टू, बिकॉज शी सच अ नेचुरल एक्टर ना। हाँ। तो अगर उन्हें लगेगा ना कि कहीं पे ये, क्योंकि वो दूसरों के हिसाब से भी सोच रहे थे, तो वो कहती कि मैं एक दफा दोबारा दूंगी, बट नॉट परफेक्शनिस्ट भी है। परफेक्शनिस्ट है, तो नॉट इन एवरी सीन। हाँ। बट वो फिर एक सीन अगर उनको नहीं ना समझ में आ रही, तो वो कहते हैं कि नहीं, इसको मैं इस तरीके से भी करूंगी, इस तरीके से भी करूंगी, अगर डिफरेंट वो वेरिएशंस देती हैं। which is good। आपको क्या लगता है किसका नाम देंगे? अब भी रिसेंटली आई एम वर्किंग विद आयशा दूर, तो शी मेक श्योर कि अगर सीन जैसा उन्होंने परसीव किया हुआ वैसा नहीं जा रहा, तो वो रीटेक के लिए पूछती हैं डायरेक्टर से। हाँ, आपको पता है, वैसे मैं इतना अपने ना ऑब्सेसिव हो जाती हूँ कि मेरे डायरेक्टर्स कहते हैं नहीं जोया, और नहीं, रीटेक्स नहीं हाँ, देने, नहीं आ देने। गया सही, हाँ। डांट पड़ती हूँ। वो कौन है जिसके साथ काम करके आपको वाकई बहुत मजा आया? काफ़ी लोग हैं, मैं आपको बताऊंगी। मेरा एक, आई थिंक मेरा चौथा ड्रामा था, कोविड के बाद, फौरन से पहले शुरू हुआ था मेरे अपने।
उसके अंदर हाजरा यामीन थी, उसके अंदर ज़ैनब शबीर थी, उसके अंदर अली अब्बास, आरिज़ अहमद थे। एंड आई बिलीव कि वो कुछ सेट्स होते हैं ना जिसकी एनर्जी आपको याद रह जाती है, वो सेट मुझे याद रह गया। उसके अंदर हमारे बुरे टाइम भी गुजरे, हमारे अच्छे टाइम भी गुजरे, डायरेक्टर्स भी चेंज हुए। दैट वाज एन अंडरडॉग शो, वो बहुत हिट भी गया। और बस वो बहुत खुशी देने वाला सेट था, वो मैं आज तक याद करती हूँ। वो बहुत खूबसूरत सेट था। आप बताइए। सवेरा नदीम, कासिम अली मुरीद एक डायरेक्टर हैं, वो इनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो कौन है जो अगर सेट पर हो तो हर तरफ से कैकों की आवाज़ें आती हैं, यानी कि हर एक से शेरशाह उनकी लगी रहती है, मतलब गलबाती शुगली किस्म के जो हैं? कासिम अली मुरीद हमारे जो डायरेक्टर है, वो। इतना हंसाते हैं, इतना हंसाते हैं, रोने वाली सीन से पहले हंसा देंगे। बहुत हंसाते हैं। मेरा भी यही नाम है था। ना? हाँ, ओके। वो कौन से आर्टिस्ट हैं जो ज़रा मूडी वाक़या हुए हैं? जरा मूडी वाक़या हुए हैं, लिटिल बिट मूडी। लेना चाहिए मूडी पता नहीं मुझे तो। डर गए, मेरे सवाल भी लगता है। आई नो मूडी। अपने दोस्तों का नाम ले लें जो आपके दोस्त आपको लगते हैं हाँ बड़ा मूड, वो बड़ा मूड दिखाती है, दोस्तों ने क्या कहना है? नहीं, दोस्त मारेंगे मुझे, मेरे को करके वो कहेंगे किस काम की दोस्तों। मैं भी यही सोच रहा हूँ किसका नाम लूँ, कोई भी नहीं है मूडी। अगर नहीं कंफर्टेबल तो ना लें, कोई मसला नहीं। हम चले आगे चलते हैं। मुझे बताएं वो कौन है जो वक्त के बहुत पाबंद हैं? आयजा खान। आप बताइए। सानिया सईद। वो कौन है जिसके साथ अगर खाना खाने बाहर जाएं तो खाने का बिल हमेशा वो ही देते हैं और किसी और को देने ही नहीं देते? उष्णा। उष्णा। आपकी नज़ीर? असफर रहमान। असफर रहमान। वो कौन है जिसके घर से अगर दावत आए तो आप कभी मना नहीं करते? यार किसी घर से कभी दावत ही नहीं आई है। तो वो दावत बड़ी बात है। नहीं है, नहीं आती है। दावत ही नहीं आते। प्लीज कोई बुला ले प्लीज खाना साथ में खिलाने अपने के दोस्तों लिए। से भी कह रही हूँ करो कोई दावत। घर में दावत नहीं। वैसे मरियम मिर्जा जी, उनके साथ मैंने अपना पहला प्ले किया था, शी प्लेड माय सास। वो अब चली गई हैं टर्की, बट 2-3 दफ़ा मैं उनके घरों में खाने में गई और वो क्या खाने बनते हैं उनके। और सारा उनकी बहन बनाती थी गुजराती खाने, बड़े जबरदस्त, मुझे याद है। आई लव गुजराती फूड बाय द वे। अच्छा जी, वो कौन है जिसके साथ दिल की हर बात कह देना आसान है? माँ। इंडस्ट्री में बताएं। इंडस्ट्री में वहाँ तो है। इंडस्ट्री में तो कोई इंडस्ट्री में तो सीखा है कि दिल की बात नहीं बतानी, मुंह पे ताला लगाना है। इंडस्ट्री में तो कोई इंडस्ट्री में तो किसी से दिल की बात नहीं करनी। ओके। वो कौन है जो बज़ाहिर बड़े सख्त मिजाज नजर आते लेकिन असल में यारों के यार हैं? सख्त मिजाज नजर आते हैं और यार जो आपको बहुत सख्त मिजाज के लगते हैं लेकिन काम के तो पता चला कि नहीं भी तो यारों के यार हैं ये। नहीं, जो सख्त मिजाज लगे वो थे भी। आपको? नहीं, यही सख्त मिजाज जो लगे वही थे। हाँ। ऐसा नहीं। चले मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कॉफ़ी टेबल होगी और होगी सिर्फ दिल की बात की बचाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं आगे अपने कॉफ़ी टेबल पे जनाब हम लेते हैं एक ओथ जिस पर आपको इतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और ओथ यह है कि जो कहूँगी दिल से कहूँगी, दिल से कहूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा और कहूँगी। जो कहूँगी दिल से कहूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं कुछ नहीं खाऊंगी और ये बिस्किट्स खाऊंगी। बिल्कुल, बिस्किट खाने, चिप्स भी खाने, ये आप ही के लिए हैं। अच्छा, तमाम और ये चीज़ें। पीनट ये पकौड़े? पिज़्ज़ा, ये पीनट पकौड़ा, ये पिज़्ज़ा, ये सारे आप लोगों के लिए हैं। हाँ, तो इससे पहले कि मैं कोई और खा ले, आप लोग ही खाइएगा प्लीज। ठीक है। अच्छा जी, पहला सवाल आप दोनों से है कि आप लोग अपनी किस आदत से बहुत ज़्यादा तंग हैं? ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग। मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ। मैं अगले बंदे ने इतना रिएक्शन नहीं दिया होता, मैं खुद ही अपने जहन में बहुत ज़्यादा सिनेरियोज बना लेती हूँ। 90% ऑफ दिस थिंग्स दैट नेवर हैपेंड। ये सारी ओवर थिंकिंग नेगेटिव होती हैं या फिर पॉजिटिव भी होती हैं? बस मैं ये भी नहीं कहूँगी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, बट मैं हर किस्म का आउटपुट सोच रही होती हूँ कि ये तो नहीं हो जाएगा, ये इस तरह तो नहीं हो जाएगा। वो इतना बड़ा मसला होता नहीं जितना मैं जहन में बना दिमाग लेती उसको क्रिएट कर लेते हूँ। और वो किसी और को लग भी नहीं रहा होता कि मैं ये सब कुछ सोच रही हूँ, लेकिन ये मेरे अंदर की जंग होती है जो चल रही होती है। आप अपनी कौन सी आदत से तंग हैं? रात को लेट नाइट ना अगर मेरी आँख खुल गई है सोते हुए तो कोई जिन आ जाता है मेरे अंदर जो मुझे पकड़ के लेके जाता है और फ्रिज में धकेल देता है और इधर जो पड़ा होता है वो सारा खच तो जाता कहाँ है? चला जाता है, फिर वो अगले दिन निकालना पड़ता है। तो वर्कआउट करते हो? वर्कआउट करना पड़ता है, लेकिन बहुत बुरी आदत है ये मेरे में भी जिन आता था, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है सच में ही आता था। अच्छा, कोई ऐसी रिजेक्शन जो आपको आज तक याद हो, प्रोफेशनल या पर्सनल, जो आप शेयर करना चाहें?
प्रोफेशनल पर्सनल, काम से नहीं रिलेटेड। मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। हाय कहाँ जा रहा था आपने? मैं यूएस से जाना चाह रहा था, तो वो पहली दफ़ा रिजेक्ट हुआ था। तो वो पहली दफ़ा लगा था कि यार क्यों नहीं। हाँ ये देन रिजेक्शन यू रियलाइज के पाकिस्तानी पासपोर्ट क्या मेरी रिजेक्शन ये थी कि मेरी जो 2 भतीजी हैं ना, उनकी फेवरेट पप्पो मैं हुआ करती थी, और अभी कुछ साल पहले उनकी फेवरेट पप्पो मेरी बड़ी बहन होगी, तो वो जो डिमोशन था ना, वो मुझे आज तक मेरे दिल को लगा हुआ है। आए हाँ, तो आपने उनसे शिकवा नहीं किया कि क्यों हुआ ये? नहीं, मैं उसकी तरफ अब वर्क करी हूँ, वापस अपनी टॉप पोजीशन पे आने की कोशिश में लगी हुई हूँ मैं। बहुत मेहनत हो रही है मेरे से, बहुत मेहनत करवाई जा रही है। अच्छा, क्या कहीं देर से पहुंचना आपको अहम बनाता है, चाहे वो सेट हो या फिर कोई भी तकरीब? मेरे हाथ पैर फूलना शुरू हो जाते हैं, मैं ठंडी पड़ जाती हूँ। मैं ऑनेस्टली अगर मुझे कहा है ना कि आपने 9 बजे आना है, तो मैं 9 बजे पहुंच जाती हूँ। मुझे अगर कहा है 11 बजे पहुंचना, मैं 11 बजे पहुंच जाती हूँ। और ये बिकॉज आई वॉज एन आर्मी स्कूल ब्रैट। उसके बाद बाहर जो मैंने तालीम की, जो बाहर में रही, तो वहाँ पे पंक्चुअलिटी इज एवरीथिंग। और यहाँ पे आके मैं अभी तक नहीं सीख पा रही कि लोग अगर 8 बजे का टाइम दे रहे हैं, उसका मतलब आपने 10 बजे पहुँचना है। मैं अपनी तरफ से अगर लेट भी चली जाऊंगी ना, मैं फिर भी जल्दी पहुंचती हूँ। तो पंक्चुअलिटी तो मेरी नस नस में बसी हुई है। ये मैं रिलेट कर सकती हूँ। आप बताइए। हाँ, आई थिंक टाइम पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ना जल्दी ना देर से। उसी से अहमियत कायम रहती है जो आपकी कमिटमेंट हुई हो, उसके ऊपर आप। लेकिन ये भी सच है कि हमारा कराची सो की 12 बजे के बाद उठता है। तो लाहौर भी नहीं, लाहौर में फिर आपको सुबह 8 बजे शॉप्स खुली मिल जाती हैं। कराची में मुझे इतना गुस्सा चढ़ा था, मैं कहती ये भी जवाल करने वाले वाला, ये अभी तक उठे 12 बजे, दुकानें नहीं खुली, शटर डाउन है अभी तक। ये बात आपने बिल्कुल सही की। मुझे लगता है मेरी कुछ तकलीफ छिड़ गई इससे। ट्रिगर हो जाती हूँ मैं जब इसको देखती ज़्यादा देर से होता है तो। मुंह फट होना और साथ में ये कह देना कि मैं दिल में कुछ नहीं रखती या रखता, मेरा दिल साफ है। क्या ऐसे लोगों के साथ रिश्ता निभाना चाहिए? आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ द की टू एवरी रिलेशनशिप। और हर बात करने का एक तरीका होता है। चाहे आपने किसी को क्रिटिसाइज़ करना है, उसके अंदर आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव एलिमेंट ला सकते हैं। तो आई थिंक अगर किसी इंसान में, क्योंकि हमें नहीं पता किसी के दिल में क्या है, हमें वो सबसे पहले ज़बान से पता चलेगा, फिर हमें उनके एक्शन से पता चलेगा। तो अगर फर्स्ट स्टेप ही थोड़ा सा डगमगा गया, तो आई डोंट थिंक उस चीज़ को आगे रखना चाहिए। जिस इंसान को ज़बान की तमीज़ नहीं, उसे और किसी चीज़ की तमीज़ नहीं हो सकती। आई एग्री विद हर। निभा लेना चाहिए रिश्ता, क्योंकि सेकंड चांसेस भी होते हैं। लेकिन तो बिल्कुल ना, हर बात ही मुंह पे अक्सर लोगों को देखते हैं कि सॉरी मुझे दिल में रखने की आदत नहीं है, और वो ये भी नहीं देखते उसे बदतमीजी कहते हैं, उसे दिल का साफ होना नहीं कहते हैं। देयर इज अ बिग डिफरेंस। जो लोग कहते हैं ना कि वी आर जस्ट ऑनेस्ट, नहीं, आप बदतमीज हैं। लेकिन कुछ लोगों का फिल्टर भी नहीं होता ना, जैसे उनको सेंस नहीं होता, बट उनके वो हार्ट पता चल जाता है ना। एक एलिमेंट होता है आपका बदतमीजी का, कि आपको लिहाज नहीं अगले बंदे का, दैट इज समथिंग एल्स। और एक वो जो इनोसेंस होती है कि आपको सोशल क्यूज नहीं पता, वो एक अलग चीज होती है। हाँ, तो आई एग्री विद हर। ठीक है। ऐसे ही जिंदगी में मुश्किलात से लड़ने का सबसे आसान फॉर्मूला क्या है? एक्सेप्टेंस के सम थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। बिकॉज हम अपनी ज़िंदगी के हमने बहुत सारी प्लानिंग्स की होती हैं ज़िंदगी में, कि हम आगे जाके ये करेंगे, हमने आज का दिन ऐसे प्लान किया हुआ है। और अगर आपने दिन में 100 चीज़ें प्लान की, उसके अंदर से 90 तो गलत होंगी, बिकॉज बहुत सी चीज़ें जो आपके बस में नहीं होती हैं। सो डोंट लेट इट अफेक्टेड। और वो अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, एज लॉन्ग एज आपने अपनी पूरी कोशिश की उस काम को करने की, वो नहीं हुआ तो इट्स ओके, लेकिन आपने कोशिश की। अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। और आपके लिए मुश्किलात से लड़ने का आसान फॉर्मूला क्या है हारिस? दोस्ती कर लें हम मुश्किलात से। ज़िंदगी तो बनी ही मुश्किलात का नाम है। ईज़ आपको मिल जाएगा व्हेन यू फेस इट, क्योंकि प्रोसेस जो है ज़िंदगी का, कायनात का, हर चीज़ का, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है, और इसके बीच में सिर्फ स्ट्रगल ही है। चाहे वो प्रॉफिट हो, फिलोसफर्स हो, टीचर्स हो, या कोई भी हो। ज़बरदस्त। वक्त के साथ तरक्की करने, आगे बढ़ने के लिए खुद में तब्दीली लाना अक्लमंदी है, या अपने असूलों पर ही कायम रहना ज़्यादा बेहतर है? तब्दीली लाना और असूलों पे कायम रहना आर 2 डिफरेंट थिंग्स। अगर आप अपने अंदर तब्दीली लाए हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने अपने मॉडल्स पे, आपने अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। कभी कभी आपको अपने ज़माने के साथ साथ अपने आप नई चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं। जैसे आईफोन का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, आपको अपना भी सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए, अपने स्किल्स का सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए। So I think both go hand in hand. Keep stern on your morals,
but keep on updating yourself as well. Yeah, true. But adaptability is very important क्योंकि change जो है वो आपके आने से नहीं आएगा या सोचने से नहीं आएगा, वो constant है, वो आता रहेगा. जैसे iPhone आ रहा है तो कल को कोई और सॉफ्टवेयर आ जाएगा. You have to keep up with it. चेंज ज़रूरी है. वो पता है खड़ा पानी भी उसमें काई जम जाती है. मॉरल्स को भी चेंज कर लेना चाहिए. आ गया है खड़े पानी में. ओह माय गॉड, मेरा एक वो सीक्वेंस है जिसके अंदर आई हैव टू गो इन द पूल. तो वो पूल बड़ा स्टैग्नेंट है वो लोकेशन का. मैंने कहा पहले इस पूरे पूल को ड्रेन करके इसके अंदर नया पानी आएगा, उस पानी के अंदर सारे खेले कूदेंगे, फिर मैं जाऊंगी. खेले कूदे करें तो और ख़राब कर देगी, फिर नया पानी करना पड़ेगा. अच्छा, आप सोच समझ के फैसला करने वालों में से हैं या बस जो दिल में है वो करो, बाकी सब खुद ही ठीक हो जाएगा? सोच समझ के वो फैसला जो दिल को सही लगे. आई कैन नॉट गो अगेंस्ट माई गट फीलिंग या वट फील्स राइट इन माई हार्ट, क्योंकि आपकी बॉडी भी आपको कुछ चीज़ें बता रही होती है, आपकी सिक्स सेंस भी आपको कुछ चीज़ें बता रही होती है. दैट्स वाई आई रिस्पॉन्ड एंड आई डोंट रिएक्ट, बिकॉज हमें कुछ फैसले जो हम जज्बात में ले लेते हैं ना, फिर हम कहते हैं यार मैं थोड़ा सा वेट कर लेती, मेरी फोर्थ साइड तब सही नहीं थी. तो आपको बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं करना चाहिए, बहुत जल्दी भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए. जस्ट द राइट अमाउंट में आना रवि जिसे हम कहते हैं. आप बताइए भाई. सोच समझ के, क्योंकि मुझे लगता है कि बायोलॉजिकली इंसान जो है ना वो बहुत मूडी होता है. सनलाइट नहीं मिली तो मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, विटामिन सी अंदर नहीं गया तो अच्छा फील नहीं हो रहा, वो सारा फिक्स हो जाता है. तो लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करते रहना चाहिए. कहते हैं क्या अच्छा दोस्त वो है जिससे हर बात की जाए या फिर कुछ बातें बस अपने तक ही रखने की होती हैं? नहीं, आई थिंक हमेशा आपको एक इमोशनल अनलोडिंग की ज़रूरत होती है, और आपको कोई ऐसा साथी या कोई ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए होता है. वो आपकी माँ होती है या आपकी बहन होती है. आई थिंक यही दो रिश्ते होते हैं. आपके भाई होते हैं, आपके बहन होते हैं जो मुखलिस होते हैं आपसे. दोस्तों में चाहे आपके जितना मर्जी अच्छा दोस्त हो जाए, कहीं ना कहीं आप उसे हर बात नहीं बता सकते. तो या आई थिंक हर जो इंसान हर बात अपने दिल में रखता है, इफ दे डोंट हैव समवन जिसके साथ वो अपने हर दिल का गिला या हर दिल की बात कर सके, तो आई थिंक दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. बड़ा गरीब इंसान लगता है वो जो बताए. आपको वैसे इंडस्ट्री में कोई दोस्त आपकी अच्छा बना है? नहीं. इंडस्ट्री में आपका वैसे इंडस्ट्री में कैसे दोस्त बना जिससे आप दिल की हर बात कह लेते हैं? हाँ, ऐसे कुछ दोस्त हैं. और आपको क्या लगता है कि आपको अपने दोस्त से दिल की हर बात करनी चाहिए, लेकिन या फिर आपको लगता है नहीं कुछ बातें अपने तक ही रखनी चाहिए? नहीं, वो मैं गरीब इंसान बन गया हूँ. बट आई डोंट फाइंड इट अनफॉर्चुनेट, आई फाइंड इट ब्लेसिंग. मुझे बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो मैं अब दिल में रख लेता हूँ. आपको लगता है इतने स्ट्रांग हो गए आप चीज़ें कर सकते हैं? हाँ, तो वो दिल में ही रख लेता हूँ. बल्कि ज़्यादा कम्युनिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अब तो. काम खुद ही हो जाते हैं. आपके लिए मोहब्बत करना आम है या मोहब्बत पाना? दोनों. इमेजिन लाइक आपकी ज़िंदगी में कोई पर्पस कैसे आएगा अगर आप अपने प्यारों से मोहब्बत नहीं करते, और आपकी ज़िंदगी में पर्पस फिर भी कैसे आएगा अगर कोई आपसे मोहब्बत नहीं करता. आई थिंक बोथ गो हैंड इन हैंड. यू कैन नॉट जस्ट पिक वन. बहुत चाहना भी और चाहे जाना भी दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है. आप बताइए हारिस. ये मैंने एक जगह पढ़ा था, व्हेन यू वांट टू फील लव यू बिकम लव. ओह वाओ. हाँ, तो बस आप प्यार बन जाएं तो प्यार मिल भी जाएगा और आप फिर देंगे भी दूसरों को. क्या बात है. मीडिया इंडस्ट्री में अच्छे दोस्त मिलते हैं या ताल्लुक बस सिर्फ काम की हद तक होता है? इसका मीडिया इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है. आई थिंक आफ्टर अ सर्टेन एज वो दोस्ती आप वैसी नहीं आपकी होती जो आपकी बचपन में होती थी, आपके स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज के ज़माने में होती थी. मेरे बहुत सी इंडस्ट्री में ऐसी एक मैं कहूँगी दोस्त हैं जिनको जब मैं एक्ट्रेस नहीं थी मैं जानती थी, एंड शी वाज जस्ट बिगिनिंग. आई हैव सीन हर जर्नी. और हमारा जब हम दोनों लाहौर में थे तो हमारा बहुत मिलना जुलना होता था. अब अगर मैं कहूँ तो इतना मिलना जुलना नहीं है. रोज़ाना कोई हमारी बातचीत नहीं होती, रोज़ाना हम एक दूसरे के घर में नहीं होते. बट आई नो कि मुझे अगर वाकई में कोई मसला है ना, आई कैन कॉल हर एंड आई कैन आस्क हर, और वो मुझे बहुत ही मुखलिस मशवरा देंगी. वो कौन है, नाम भी बता दें उनका? उष्णा. आप बताइए. जी, बनते हैं दोस्त. मेरे भी दोस्त हैं. असफर इज़ माय फ्रेंड. मैं भी उनसे ऐसी दिल की बात कर सकता हूँ. वो लोग जो अपने बारे में सोचते हैं दूसरों की फिक्र से पहले, ये सेल्फ लव है या फिर आप उसको खुद गर्जी समझते हैं? वो लोग जो अपने बारे में सोचते हैं दूसरों की फिक्र से पहले. आई थिंक
देयर इज नो सेल्फलेस डीड इन द वर्ल्ड, ये फ्रेंड्स में जोई ट्रिब्यूनी ने कहा था, एंड आई थिंक दैट्स वेरी ट्रू। अगर हम कहें कि एक बाप जो है वो अपने बारे में नहीं सोच रहा, वो अपनी औलाद के बारे में पहले सोच रहा है, दैट्स ऑल्सो सेल्फिश, क्योंकि वो औलाद तो उसकी है, उसे उस औलाद से प्यार है, वो अपनी रूह की तस्कीन के लिए वो ये उसके लिए जो सब कुछ कर रहा है ना, सो दैट्स माई आर्गुमेंट। आप बताइए। आई डोंट थिंक सो सेल्फिश। आई थिंक ये तो बताना चाहिए लोगों को कि अपने आप से किस तरह, अपने आप को पहले किस तरह प्लेस किया जाए, क्योंकि आपका एट्रीब्यूट या आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स समवन एल्स डिसाइड करता है कि आप अपने आप को किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो वो, और जब आप खुद खुश नहीं, आप किसी और को क्या खुश रखेंगे। हमारी सोसाइटी में औरत का मुआशी तौर पे मजबूत होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक हमारे माशरे में औरतों का रोल बहुत ज़्यादा अनअप्रिशिएटेड भी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। जो आई थिंक दुनिया की जो सबसे मुश्किल जो मैंने जॉब देखी है वो बीइंग अ होम मेकर है। एक माँ बनना, एक हाउसवाइफ बनना, एक घर चलाना, उसकी बजटिंग करना, शौहरों को सपोर्ट करना, मॉरली सपोर्ट करना, आई थिंक ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इतना टायरिंग काम है, इतना प्रेशर वाला काम है, और इसको हम ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। और बड़ी कितना थैंकलेस सी ये जो ऐसी है कि 24 आवर्स की आपकी जॉब है, बड़ी थैंकलेस सी जॉब है। आप बताइए कितना ज़रूरी है ख़वातीन का मुआशी तौर पे मजबूत होना? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माशरा जो है उसकी परवरिश तो और उसको निकालना वो औरत ही करती है ना। अगर एक माँ नहीं सही होगी, एक बहन सही नहीं होगी, टीचर सही नहीं होगी, तो वो पूरी नस्ल आगे जो है ना वो ख़राब हो सकती है। तो उसका स्ट्रॉन्ग होना तो ज़रूरी है। हाँ, आज मुझे बताएं कि एक बंदा सिक्योर फील करता है कि अगर उसके घर में एक औरत उससे ज़्यादा कमाती हो? हाँ, व्हाई नॉट। सिक्योरिटी का लेना देना इस चीज़ से तो नहीं है कि आपका पार्टनर ज़्यादा कमा रहे हैं, नहीं, वो तो आपकी अपनी अंदर की ज़िंदगी है, अपने मामलात हैं आपके, जो अगर आपके सॉर्टेड हो तो उससे है लेना देना, सामने से तो नहीं है। आई थिंक एक पार्टनरशिप होता है, आई थिंक मियाँ बीवी का ना थॉट प्रोसेस अलाइंड होना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज आप एक यूनिट होते हैं, आपने एक दूसरे को प्रोग्रेस होता है ना। वो कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, कामयाब औरत के पीछे भी एक सपोर्टिंग मर्द का हाथ होता है। और मैंने बहुत से ऐसे कपल्स देखे हैं हु स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को मॉरली, फाइनेंशियली इतना सपोर्ट किया कि वो मिलके उन्होंने अपने एम्पायर्स खड़े कर लिए। सो ऐसे हैं। और इसमें ये नहीं है कि बीवी ज़्यादा कमा रही है या मियाँ ज़्यादा कमा रहा है। अगर बीवी ज़्यादा कमा रही है तो उसके पीछे उस मर्द की भी सपोर्ट है, उसने उसको वो एक मेंटल फ्रीडम दिया, एक फिजिकल फ्रीडम दिया, तो ही वो कुछ सपोर्ट दी होगी, कुछ ऐसे आज़ाद बने। सेम गोज फॉर वाइफ फॉर द हस्बैंड। आपकी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा था? मेरी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा था? बस ज़िंदगी की आई वुडंट से कि इट वाज अ मुश्किल लम्हा। जब आपको ज़िंदगी की अपनी बहुत सी मुश्किल डिसीजंस लेनी होती है ना, आपके अंदर एक सब्र सा आ जाता है और फिर अल्लाह ताला आपको हेल्प करता है वो डिसीजन लेने में। था एक। आपके लिए सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा था? सबसे मुश्किल लम्हा स्पेसिफिकली तो नहीं है, बट जस्ट द फैक्ट, जैसे इन्होंने अभी एक बात की ना कि आपको अल्लाह मियाँ हेल्प करते हैं, आपकी डिवाइन पावर या जो भी आपका बिलीफ है, उससे रूबरू होना जो है ना, वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस है, क्योंकि उसमें आपको बहुत चीज़ें अपने आप से माइनस करनी होती है, अपने आप को डिसॉल्व करना होता है, टू इमर्स इन दैट। आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग सेंस। यू आर मेकिंग सेंस, बट ओके, तो वो वही मुश्किल लम्हा होता है, बाकी तो चीज़ें आती जाती है। और सबसे बड़ा वो लम्हा जब आप बहुत ज़्यादा खुश हुई हो, वो कौन सा खुशी का लम्हा था जो आपको हो कि भाई ये मेरी ज़िंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट डे था? There are a lot of happy days in my life. Every time I became a khala और a puppo, every time क्योंकि हम 5 बहन भाई और हम 5 एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, बस मैं और मेरे बड़े भाई इकट्ठे होते हैं, बट बाकी सारे बहुत फैले हुए हैं। तो जब भी हम इकट्ठे होते हैं, जब भी हम बैठ के हंस खेल के बातें करते हैं, तो वो मेरे लिए इतना खुशी का लम्हा होता है कि कहीं ना कहीं मुझे घबराहट भी होती है कि आपको होता है कि ये इतनी प्योर खुशी है, ये इसको कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये दोबारा आएगी कि नहीं आएगी। वो खुशी के साथ वो जो डर होता है ना, दैट्स आई थिंक जो खुशी आपको डर देना, दैट इज़ द प्योरेस्ट खुशी। आप बताइए।
ये सब इंक्लूडेड फैमिली, भाई के बच्चे, बट सबसे अच्छा खुशी का मौका होता है जब वो रात में जो जिन जागता है उसको फ्रिज में वो मिल जाता है जो उसने इमेजिन किया है। मैं कहता हूँ उससे अच्छी खुशी और सबसे दुख का मौका पता कब होता है, जब आपने एक चीज फ्रिज में रखी होती है अपने लिए और आप सोच रहे होते हैं, मेरे साथ इतनी दफा हो चुका है ना कि मैंने सोचा होता है कि मैंने अच्छा वो फ्रिज में पराठा रोल रखा हुआ था या वो मेरे फ्राइज रखे हुए थे, अब मैं घर जाके या मीठा है फ्राइज में, या मीठा आपने कोई रखा हो, हाँ, और आप घर जाए और वो नहीं है, वो नहीं है, वो कोई खा गया और वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहा किसने खा ली, वो मेरे लिए सबसे सैड मोमेंट होता है। ये सबसे मुश्किल मरहला ये वाला मेरी जिंदगी का सबसे मुझे तो पता होता है वो मेरा छोटा भाई का, अगर मैं लाहौर गई हूँ और तुम्हें चीज़ गायब हो तो वो गौहर है, तो फिर गौहर मेरी, मैं कहती मैं आई हूँ मुझे खिलाओ तो मेरी चीज़ें खा जाते हो। मुझे बताएं आपको क्या चीज़ चाहिए होती रात को, जो जब आप वो कहते हैं कि जिन आता जाके फ्रिज खोलते हैं, तो आप क्या सोच रहे थे कि क्या फ्रिज में पड़ा होगा? कोई एनीथिंग स्वीट, चॉकलेट लावा केक हो या कुछ डार्क चॉकलेट। चॉकलेट लावा तो हॉटस्पॉट का मिला। हाँ, अच्छा जी, सेविंग्स करना आम है या बस अपने शौक पूरे करने चाहिए? वैसे तो सेविंग्स करना चाहिए लेकिन मैं नहीं करती, वो एक अलग बात है। एंड हाउ इज योर रिलेशनशिप विद मनी, ये भी साथ में ऐड कीजिएगा। एज इन व्हाट सेंस आर यू सेइंग? कि वही बात ना कि बचा के रखती हैं या फिर आप चीज़ों को देखे कि हाँ भी मैंने अपने लिए आगे सेव करना है, मैंने ये करना है, वो कभी होता है ना कि देख के भी खर्च करती कि नहीं भी ये बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ है, मुझे ये नहीं लेनी। मैं देख के मैं ऐसे नहीं हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा कोई महंगी चीज़ों का शौक हो, लेकिन जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है ना फिर उसके बारे में मैं फिर सोचती हूँ, क्योंकि आप अगर इतना काम कर रहे हो, आप अगर इतना कमा रहे हो और आपने इफ़ यू हैव टू थिंक अ लॉट बिफोर एंजॉयिंग दैट एक्सपीरियंस, तो फिर फ़ायदा क्या आपको इतना कमाने का? आप बताइए। सेम नहीं सोचना चाहिए, मनी फॉलोज, मेरा तो हमेशा से यही है, पैसा बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, पैसा आ जाएगा। यू जस्ट बाय व्हाटएवर यू लव बाइंग, ट्रैवल, डू एनीथिंग जो आपको खुशी देता है, वो पैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेविंग इसका मतलब है आप लोगों ने बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं जोड़े हैं, खर्च करती हैं। और मे भी हो सकता है हो सकता है, ये भी हो सकता है। मुझे बताएं अगर दिल एक बार टूट जाए तो क्या दोबारा जुड़ सकता है? हाँ, जुड़ जाता है, बड़े आराम से जुड़ जाता है। इट्स ऑल इन हियर। जितनी बार टूटे उतनी बार जुड़ जाता है। हाँ, इट्स बल्कि कई दफ़ा तो टूटने के बाद ऐसा जुड़ता है कि फिर उसके बाद टूट नहीं सकता। फिर आप अलाउ करते हैं कि मैं तोड़वाऊँ या ना तोड़वाऊँ। प्लास्टर में लग जाता है ना। वो इंसान जो सबके लिए हमेशा दस्तयाब होता है, क्या लोग उसकी कदर नहीं करते? आई थिंक लोग उसकी कदर सीख जाते हैं अगर वो दस्तयाब होना बंद हो जाए, बिकॉज यू डू स्टार्ट टेकिंग दैट पर्सन फॉर ग्रांटेड। लेकिन आई थिंक कि हमें खुद नहीं पता होता कि वो हमारी ज़िंदगी में कितना अहम रोल अदा कर रहे थे जब वो हमसे खिंचते, हमसे तंग आके, और वो फिर हमें बताते हैं कि बेटा मेरी ये इंपॉर्टेंस थी, मेरी एब्सेंस अब आपको बता रही है। आप बताइए। बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। अनफॉर्चुनेटली यस, जो ज़्यादातर अवेलेबल हर वक्त होता है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, फिर आपको बाद में रियलाइज होता है जब लोग ग्रांटेड भी नहीं लग जाते क्या इसने कहाँ जाना है, ये तो है। आप लोगों ने ज़िंदगी को जिया है या गुजारा है? मैंने जिया भी है, गुजारा भी है। दोनों किया है। कभी जीती हूँ, कभी गुजारती हूँ, आजकल जी रही हूँ। आप बताइए यार। सेम, जिया भी है, गुजारा भी है। मैं भी आजकल जी रहा हूँ वैसे। कोई ऐसा एडवेंचर जिसके बाद में बहुत हुई कि अल्लाह मियां मैंने क्यों किया, लेकिन जब किया तो मज़ा बड़ा आया? नहीं, मैंने कोई ऐसा खतरनाक काम ही नहीं किया ज़िंदगी में। बंजी जंपिंग अगर आप कहेंगे तो वो, लेकिन नहीं, मैंने ये नहीं सोचा, अल्लाह ताला सफ़र की दुआ पढ़ के छलांग मारी थी मैंने। कि चलो ये भी एक सफ़र ही होगा। ये भी एक सफ़र, अगर आगे चलेगी तो वो भी सफ़र है। बट मैंने एक अगर मैं आप सोचूं तो बड़ा स्टूपिड काम था कि आई डोंट नो हाउ टू स्विम, और हमारी एक शिप थी, क्रूज शिप थी, और उसके अंदर से कुछ लोग छलांग मार रहे थे 3rd फ्लोर से, शिप के 3rd फ्लोर से, और मैंने लाइफ जैकेट पहनी और मैंने छलांग मार ली, विच आई एम टोल्ड बाय एक्सपर्ट्स कि दिस वाज वेरी स्टूपिड। मुझे डाइविंग का तरीका नहीं आता, मैं अपनी हड्डी फ्रैक्चर कर सकती थी, मेरी लाइफ जैकेट प्रेशर से खुल सकती थी, कुछ भी हो सकता था, और मैं बहुत नीचे जाके फिर वापस ऊपर आई थी, एंड इट वाज द ओशन, डीप ओशन। तुम्हें स्विमिंग आती है? नहीं आती ना, इसलिए तो स्टूपिड बात थी। ओह माय गॉड, ये तो पानी से मुझे वैसे डर लगता है। मैं तो अटलांटिस के लेजी रिवर में एक तरह से डूब गई थी जैकेट। मैं तो वो जिसको पानी से डर लगता है। आप बताएं आपके साथ ऐसा कोई एडवेंचर हुआ?
हाँ, अभी रिसेंटली मैं उम्रे पे था तो हम ज़ियारतों पे निकले फादर के साथ, तो एक वो था गारे सूर, एक ऊपर गार है। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ये ऊपर ही है। तो मैंने ड्राइवर से बोला, आप कितनी देर में ट्रैक करके ऊपर चले जाते हो? 5000 फीट पे था। उसने कहा मैं तो 40 मिनट में चला जाता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ। मैं कहा ठीक है, 40 मिनट ही लगेंगे। और मैं चला गया, लेकिन वो 40 मिनट नहीं था, वो बहुत ऊपर था और मैंने चप्पल पहनी हुई थी और वो बिल्कुल ही रॉ पहाड़ था। बट इट वाज फन क्योंकि जब मैं ऊपर पहुंचा तो वो एक अलग चप्पल में चढ़ गया मैं 5000 फीट पहाड़ ट्रैक करके, रॉ पत्थर वाला पहाड़, लेकिन मज़ा आया। अच्छा, इसी को आ सकता है मतलब चप्पल में 5000 फीट। वाव। चलिए एक छोटी सी ना ब्रेक आ गई है ना, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मजा आएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शो में मेरे साथ मौजूद है जोया और हारिस। वैसे मुझे दोनों ये बात बताएं कि आप लोगों ने लास्ट सिनेमा में पाकिस्तानी फिल्म कौन सी देखी थी? लव गुरु। लव गुरु। आपने कौन सी देखी थी? पाकिस्तानी फिल्म मौला जट। मौला जट देखी थी। मुझे वैसे आप तो 3 साल से कोई मूवी नहीं देखी? धीमा कितनी अच्छी है, तुम्हें मौला जट बहुत अच्छी फिल्म थी। उसके बाद मैं वो स्टैंडर्ड नहीं स्पॉइल करना चाहता। बट भाई उसके बाद दीमक वॉज वन नाइस वॉच वो चाहिए। अच्छा मुझे वैसे आप दोनों एक बात बताएं, हम जब भी कोई पाकिस्तान में कोई नई फिल्म आती ना तो हम हमेशा इससे हमें लग रहा होता है कि बस अब तो हमारे सिनेमा की जो रौनकें हैं वो बहाल होने वाली हैं और चीज़ें हालात फिर से बेहतर होंगी। लेकिन होता ये कि जब वो फिल्म आती है और उसके बाद 1-2 हफ्ते के बाद हम देखते हैं कि वो फिल्म उतर भी जाती है। सो बड़ा बड़ा दुख भी होता है। बीइंग लाइक आप क्योंकि फादर ने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, मौला जट का नाम किया, आपके वाले साहब ने लिखी है, क्या लगता है कि ऐसी क्या चीज़ें जो हमारे सिनेमा को रिवाइव कर सकती है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्योंकि हमारे ड्रामे क्यों चलते हैं? क्योंकि एक तो वो कंटेंट में अच्छा, उसके अलावा वो आपके पास है फ्री में। आपने वो केबल लगवाए हुए या आपके पास यूट्यूब का पैकेज है और आप वो देख रहे हैं। हमारा एक सिर्फ 3-4 शहर है ना जिसमें 1% हमारी या 0.1% आवाम रह रही है। बाकी जो हमारे मैसेज हैं दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो वो 1000 की 2000 की टिकट लेके वो 700 रुपए के पॉपकॉर्न और 1500 के नाचोस तो 3000 तो जब वो नहीं खाएंगे उस मूवी के लिए कि जो वो उन्हें बाद में देखने को मिल जाए, या उससे अच्छा ड्रामा वो घर में देख लेंगे। इतने ज्यादा ड्रामे वो घर में देख लेंगे। दैट्स द ओनली रीजन। तो साथ में मुझे आपने ड्रामास की बात की, तो आपको ये लगता है कि जो फिल्म के एक्टर्स और जो ड्रामा के एक्टर्स हैं वो मुख्तलिफ होने चाहिए? आई थिंक ये पुरानी बात है। अब हमारे इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं। पहले होता था कि जी सिनेमा का एक्टर सिनेमा का होगा। अब हमारे आप अगर इंटरनेशनली भी देख लें तो OTTs में बहुत सारे जो है हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, टीवी कर रहे हैं, सिल्वर स्क्रीन कर रहे हैं। सो इट्स अबाउट योर एक्टिंग रेंज। आपका टीवी की एक्टिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, सिनेमा की थोड़ी लार्जर देन लाइफ होती है, थिएटर की आपकी डिफरेंट होती है। एज लॉन्ग एज यूर अ गुड एक्टर एंड यू कैन अचीव ऑल 3 इन डिफरेंट कैटेगरीज, तो आई थिंक इट्स फाइन। लेकिन आपको उसके अंदर आपको डिफरेंस लाना है। आपको पता चलना चाहिए कि जब आप बड़ी स्क्रीन पे कुछ देखने गए हैं तो उसकी फ्रेमिंग, उसके विजुअल्स वो बड़ी स्क्रीन वाले ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ड्रामा तो हमारा इतना सा होता है, उसके अंदर आपका एक्टर का ज़्यादा काम होता है, आपकी लाइटिंग का, आपकी आर्ट डायरेक्शन का इतना काम नहीं होता, क्योंकि आपको बस इमोशंस कन्वे करने हैं। विद सिनेमा इट्स अ बिग स्क्रीन, आपको सब कुछ नज़र आ रहा है तो उसके ऊपर पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे। लेकिन उसके ऊपर जब आवाम को वो इमोशंस मिल रहे हैं तो वो सिनेमा नहीं जाएगी हमारी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस पे? क्या चीज़ें वापस बहाल कर सकती हैं सिनेमा को? सेम जैसे अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के सारे इदारे बहुत ही डाइसी हो चुके हैं, इस तरह से भी इंटरटेनमेंट भी है। 40+ कुछ स्क्रीन हार्डली हमारे पास हैं पूरे पाकिस्तान में। और हमारी कराची में इतना पुराना सिनेमा हाउस बंद हुआ है तो लोगों से बड़ा वो तो वो कल्चर भी जा रहा है साथ साथ। तो आई थिंक जो अथॉरिटीज़ हैं ये तो उनका काम है कि इसको प्रमोट करें। हमारे हाथ से तो बाहर जा चुका है अब। अगर क्योंकि इंडिपेंडेंटली जो लोग मूवीज़ बना रहे हैं, आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम कि इतने कम सिनेमास के ऊपर भी वो इतना बजट लगा के उससे फिर रिकवरी करना और वो पूरा प्रोसेस से गुजरना लोग कर रहे हैं। वरना आपको फाइनेंशियली अलाउ नहीं करता आपका मुल्क कि आप इसको ज़्यादा ग्रो करें या मूवीज़ बना सकें। और एक और बात भी आपको बताऊं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने कभी भी हमारी इंडस्ट्री को ओन नहीं किया। आपके जो एक्टर्स होते हैं, आपकी जो इंडस्ट्री होती है ना, वो एक तरीके से आपके मुल्क की एल्बम होती है, फोटो एल्बम होती है फॉर द इंटायर वर्ल्ड। इट्स योर कैटलॉग, आपका वो मैगजीन होता है। बिकॉज हमें अगर इंडिया के बारे में कुछ पता है एक्सक्यूज मी, तो हमें उनकी मूवीज की वजह से ही पता है। हमने जाके तो नहीं देखा हुआ भाई, उनके सारे टूरिज्म चलता है उनकी फिल्मों की वजह से। हाँ, सो आई थिंक कि हमारी गवर्नमेंट भी अगर हमें सपोर्ट करे हमारी इंडस्ट्री को जैसे वो बाकी इदारों को सपोर्ट करती है, तो भी बहुत सब कुछ हो सकता है। अच्छा जोया, मुझे बताएं, क्योंकि आपके वाले साहब तो फिल्में देखते थे, आपने अपने वाले साहब की कितनी फिल्में देखी हैं? बताया जाइए।
अब्बा जी की कितनी लिखी हुई कितनी फिल्में देखी हुई हैं? अभी जो आई थी मोहरा जट मैंने वो देखी है। उसके अलावा जो बचपन में जब से होश संभाला था तो आई थिंक अब उसके 3-4 साल बाद ये वो रिटायर हो गए थे। तो जो 3-4 साल में जो मूवी थी वो मैंने देखी है। लेकिन यूट्यूब वाला कोई पुरानी वाला फिल्में उसमें कुछ देखी हो? कुछ कोई नहीं देखी? अब्बा को कभी आपने तारीफ की हो कि आपने मुझे फलानी चीज़ बहुत अच्छी लिखी थी? हाँ, उनकी एक मूवी है ये आदम। हाँ, ये आदम। मुझे वो मूवी बहुत पसंद है। आई थिंक कि उस मूवी को दोबारा बनना चाहिए। अगर ये आदम हम आई बिलीव अगर यूट्यूब पे होगी ताकि हम इसको देख सकें, एंजॉय करें। अगर नहीं होगी मैं आपको उसकी सीडी ला दूंगी, आप वो जरूर देखें। आई थिंक इट्स बहुत ही जबरदस्त मूवी है। खुद ऐसे सोचा कि मैं मूवी बनाऊंगी, अब्बा लिखें और मैं उसको डायरेक्ट करूंगी? नहीं, मैं डायरेक्शन का कभी नहीं सोचा। वैसे मैंने लिखने का सोचा है, मैंने 2-3 दफ़ा लिखा भी है, लेकिन कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि वो मैं सरेआम किसी को दिखाऊं या पढ़ाऊं। कभी अब्बा के किसी काम में नक्स निकाला आपने? बहुत ज़्यादा। किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा? उनके जब भी उनके राइटिंग स्टाइल्स होते थे, अगर उनकी जो ट्रैक्स इधर उधर जा रहे होते थे, मैंने क्योंकि आई थिंक आपकी जो फैमिली होती है वो आपकी सबसे ज़्यादा आपके ऊपर तनकीद करती है। मेरी जो बहन और मेरी जो अम्मी है, मेरे अब्बू, मेरा कोई भी सीन देखने सबसे पहले अगर मैं उनके पास जाऊँ कि क्या अच्छा लगा तो हम सबसे पहले नक्स निकालते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपना ये काम ठीक करो, तुम अपना ये काम ठीक करो। बिकॉज ये एक ऐसा काम है कि अगर आपको लगे ना कि ओ मुझे तो सब कुछ आता है, तो वहीं पे आपकी तरक्की खत्म हो जाती है। एक एक्टर जितना सेल्फ क्रिटिकल होता है ना, उतना ही वो अच्छा होता है। हाँ, लेकिन उसके लिए काम करना इतना मुश्किल होता है। लेकिन पिछले दिन आपके नासिर साहब बड़े धमाकेदार किस्म की पॉडकास्ट भी करे थे। कई उन्होंने वो कहा भी कि मेरी बेटी ने मुझे मना किया, तो वो आप देखती हैं अब्बा के पॉडकास्ट? वो मैंने देखे थे इसलिए मैंने मना किया था। लेकिन मुझे उड़ती उड़ती खबर सुनाई दी कि दोबारा शुरू हो गया, तो अब ये कॉल मिलानी पड़ेगी उन्हें। आप बताएं वैसे आप अपना काम देखते हो? आपने कहा आप टीवी नहीं देखते? हाँ, मैं पाकिस्तानी कंटेंट नहीं कंज्यूम करता। अपना कंटेंट देखते हैं? नहीं, अब तो बहुत शुरू में देखता था, अब नहीं देखता। अब मैं सेट पे होता हूँ तो अपने डायरेक्टर के साथ ही कर लेता हूँ, बिकॉज वो अल्टीमेटली वही रिफ्लेक्ट कर देता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। पाकिस्तानी कंटेंट क्यों नहीं देखते बताओ? पाकिस्तानी कंटेंट इसलिए देखता क्योंकि मैं प्रोड्यूस करता हूँ ना, मैं उसका हिस्सा हूँ। 12 घंटे मैं सेट पे बैठ के काम कर रहा हूँ, वापस जाने के बाद भी मेरी वही इंटरटेनमेंट होगी। मैं ड्रामा लगा के देख रहा हूँ, तो वो एक लूप और हॉल ऑफ मिरर है ड्रामों का। और एक नज़रिया भी बदल जाता है। मुझे पता है कि बिफोर आई स्टार्टेड एक्टिंग, तो जिस तरीके से मैं वो ड्रामे पाकिस्तानी इंजॉय करती थी ना, अब मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मैं कहती हूँ कि अभी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हुई है। अच्छा, ये लोकेशन पे तो ये मसला हुआ था। अच्छा, ये इनकी लाइट में ये मसला आ रहा है, कलर ग्रेडिंग में ये मसला आता है। अच्छा, ये सीन में तो मास्टर ही नहीं शूट हुआ। अब मुझे थका हुआ लग रहा है, लगता है लाइन बहुत ज्यादा से ले ली मैं। अब ये सीन पेला हुआ है, वो स्पॉइल हो जाता है ना आपके लिए, क्योंकि आप प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं। प्रोसेस का हिस्सा बन गया, तो इट्स नॉट द सेम एनीमोर। मुझे बताएं, हमारे शोबिस की इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए किसी पर्टिकुलर ग्रुप में होना क्या आपको लगता है जरूरी है? नहीं, आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता। आप अपने क्राफ्ट की वजह से आप बिल्कुल सस्टेन कर सकते हैं? हाँ, अपने क्राफ्ट की वजह से, अपने काम की वजह से, और आपका बिहेवियर कैसा होता है आपके सराउंडिंग्स में, आपकी टीम के साथ। अच्छी पीआर कितनी ज़रूरी है? डिपेंड करता है आपने क्या करना है उस पीआर का। ज़रूरी तो नहीं है, बट हेल्प करती है डेफिनेटली। हाँ, पीआर भी हो ही जाती है अगर आपका काम अच्छा हो। आप बताएं किसी पर्टिकुलर या सर्टेन ग्रुप का, जिस लोग कहते हैं जी लॉबीज बनी हुई हैं? लॉबीज डेफिनेटली बनी हुई हैं, बट अगेन अगर वो लॉबीज बनी भी हैं तो पता है पाकिस्तानी ड्रामों में हम कहते हैं ना, नेपोटिज्म चल ही नहीं सकता, बिकॉज हमारी अवाम है हमारी बॉस। तो अगर किसी एक्टर को ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश भी किया है ना, तो वो चला नहीं है उस तरीके से। बहुत जालिम होता है। हमारी आवाम बहुत जालिम है। हम अपने आर्टिस्ट की इतनी कदर नहीं करते, हम फ़ौरन से पहले उन्हें फर्श पे लाते हैं। तो अगर वो लॉबीज बनी भी हैं तो वो आई बिलीव कि वो फेवरेटिज्म भी होता होगा, वो बायसनेस भी होती होगी, बट इट इज़ डराइव। उसकी जो फाउंडेशन है वो पोटेंशियल और टैलेंट ही है। उसके बाद वो आपकी एक वो बन जाता है, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री इतनी छोटी सी, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी होती है। डायरेक्टर अंडरस्टैंड्स द एक्टर, एक्टर अंडरस्टैंड्स द डायरेक्टर। बट आई बिलीव के एज लॉन्ग एज आपको काम आता है, आपके काम करने का उसूल अच्छे हैं, आपका रवैया अच्छा है, तो आपको काम मिलेगा। वैसे मुझे बताएं, इंडस्ट्री छोटी होने के फ़ायदे क्या, नुकसान क्या है? फ़ायदे ये है कि आपका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। आप सबको जानते भी हैं। हाँ, सबको जानते भी हैं, तो आपका जो काम है वो जल्दी रजिस्टर हो जाता है। इतनी बड़ी कोई रैट रेस नहीं होती है, आपकी जगह सिक्योर हो जाती है। और जो एक अब मुझे नहीं पता इस मामले में कितनी गलत हो कितनी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कास्टिंग काउच भी हमारा इस तरीके से नहीं है जो हमने, अगर जो बॉलीवुड के जो हमने किस्से सुने हुए हैं या बाकी इंडस्ट्रीज़ के सुने हुए हैं,
सो आई बिलीव वो नुकसान ये है कि फिर हमारे जो राइट्स होते हैं ना उनमें काफ़ी कमी आ गई, जैसे कि रॉयल्टीज़ नहीं है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स अगर हम खुद बनवाना शुरू कर दें तो प्रोडक्शन हाउसेस को प्रॉब्लम हो जाती है, वी हैव टू अडेयर टू देयर प्रोडक्शन। आप लोगों को वैसे मिल जाती है आपके अपने जो क्या कहते हैं आपके जो चेक्स आते हैं, क्या वो टाइम पे होते हैं? I've been avoiding this question for so long. I If you're don't not wanna say comfortable, it, then आप लेकिन जो avoid सकते हैं, लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में बात की हुई है और वो कहा है वो सच है। ऐसा ही है कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना, स्ट्रक्चर बेस नहीं है कि हर चीज़ टाइम पे हो रही है, प्रोफेशनली हो रही है। आवे का आवा जैसे कहते हैं बिगड़ा हुआ है, तो वही है। अच्छा मुझे पता है फिर कभी कभी वैसे आप लोग दिमाग में बात सोच आती है कि भाई मैं क्यों इस फील्ड में हूँ, क्योंकि हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो कि वो कहते हैं कि यार इतनी ऐसा लगता है कमेटी डाली हुई है और आपको काफ़ी देर बाद आपके चेक्स मिल रहे होते हैं, तो कभी इस चीज़ को लेके थॉट आई कि यार वाई इतनी एफर्ट कर रहा हूँ फिर आपको चेक्स भी जब थोड़े लेट होते हैं? हाँ आती है, लेकिन फिर आप उसको सेंटर, मैंने तो उसको सेंटर बनाना छोड़ दिया ना, मैंने उस पर डिपेंड होना छोड़ दिया कि इसकी मनी से डिसाइडेड होगा। मेरा शौक है, ये शौक की हद तक ठीक ही है। अगर मैं इसको एज अ करियर सोचूं कि इससे मैंने कुछ बहुत ड्राइव करके अपनी लाइफ बनानी है, नहीं 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 आई कांट बी। तो वैसे भी बताएं कि अगर इसको एज अ शौक है फिर साथ में आई एम श्योर आपके दिमाग में किन्हीं की चीज़ें आती होगी, क्योंकि मैं जितने भी एक्टर से मिलती हूँ ना मैं सबसे पूछती हूँ, मेरे ख्याल से शायद बुशरा आपा के आई रिमेंबर जितने भी जब लोगों से कभी जिससे भी अगर सवाल पूछा है तो वो सारे कहते हैं कि हाँ भी ये चेक्स वाला मामला ये से बहुत आपको ड्रेन कर देता है, क्योंकि कभी 4-5 महीने तक आपके चेक नहीं आता, पर कभी कभी आप उन प्रोडक्शन हाउस तक फंस भी जाते हैं। लेकिन अब भाई मैं क्या सवाल करने वाली थी, इसी से मैं वो भूल गई। हाँ साथ में कोई और काम मुझे बताएं, आपको होता है कि हमें इसके साथ कुछ और काम भी करना चाहिए? बिल्कुल आई थिंक क्योंकि हमारी इंडस्ट्री छोटी है, इसके अंदर हमारी कोई जॉब सिक्योरिटी उस तरीके से नहीं है। आपकी कोई पेंशन फंड नहीं क्लियर हो रही है, आपका कोई मेडिकल नहीं हो रहा है, आपको कोई हाउसिंग नहीं मिल रही है, और ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट है ना, इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो इट अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों का ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है, वो घर चलाने निकली हैं बच्चियां अपने घर से। बिल्कुल ऐसा ही है। बट आई डू बिलीव कि ये नहीं होना चाहिए आपका साथ में, ये देयर शुड ऑलवेज बी अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जो होनी चाहिए। आई ऑलरेडी हैड वन। हाँ आप लोग तो मेकअप का भी आपका बैकग्राउंड है, तो मेरा ऑलरेडी वो था, तो इसलिए प्रोजेक्ट जो मैंने चूज किया ना वो बड़ा हाथ था, बिकॉज आई वाजंट बेसिंग माय फाइनेंशियल डिसीजंस ऑन इट, सो आई डिडंट हैव टू टेक प्रोजेक्ट्स आफ्टर प्रोजेक्ट, आई कुड अफोर्ड टू बी सिलेक्टेड। आपका अपने सैलून का आपने कर लिया अभी तक कराची, मुझे ये बताएं पहले ए गल 10 मैंने कुड़ी है मैं तो दसनी है वेरी सुन इंशाल्लाह। आप बताएं आप एक्टिंग के साथ ऐसी क्या चीज़ें जो करना चाहेंगे ताकि आपका ये शौक बरकरार है और आपको चुभे ना कि ये शौक? बहुत कुछ है। अभी कभी कभी मैं सोचता हूँ तो मैं ट्रैवल व्लॉगर बन जाऊँ, क्योंकि मुझे इतना मज़ा आता है। काफ़ी काम है जो किए जा सकते हैं, बल्कि कर भी रहा हूँ। एक्टिंग अब थोड़ा सा सेंटर से हट के मेरे लिए एक विंग बन गया है जिसको मैं जाता हूँ एंजॉय करने के लिए और वापस आ जाता हूँ। तो डू यू गाइस बिलीव इन अवार्ड फंक्शंस? बिलीव नो, आई डोंट बिलीव इन देम। आई थिंक इट्स अ बिजनेस मॉडल, तो वो उसी तरह से चलता है। कोई इसमें क्योंकि ये आर्ट है, वही वाली बात है कि कोई कंपैरिजन है नहीं, मतलब 5 लोगों की अलग अलग परफॉर्मेंसेस को खड़ा करके आपने बनाया हुआ है, दैट्स नॉट डजंट मेक एनी सेंस। हाँ बिकॉज देखिए अगेन जो चैनल्स अपने अवार्ड्स कर रहे हैं, दे आर गोना प्रमोट देयर लॉबी, दे आर गोना प्रमोट देयर प्रोजेक्ट्स, एंड व्हाई वुडंट दे? अगर वो पैसा लगा रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो वो अपने जिन्होंने आगे अपने इन्होंने चैनल के स्टार्स खड़े करने हैं, वो उन्हीं को अवार्ड्स देंगे। आपके नाम पे टिकट्स बेच रहे हैं, एग्जैक्टली पैसे कमा रहे हैं। लेकिन ये है कि हमारे कोई ऐसे जैसे वो फिल्म फेयर या ऑस्कर है, हमारी कोई ऐसी कोई ज्यूरी नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि हम उन अवार्ड्स को इतनी अहमियत दें। लेकिन एक बात बताऊं, अगर मुझे मिले तो मुझे अच्छा बड़ा लगेगा। अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज गिव मी एन अवार्ड रखने के लिए तो अच्छा हाँ प्लीज अवार्ड फॉरन जो है अवार्ड दे। आप चली जाना फिर आपकी मैं अटेंड करूंगी। याद है मैंने लास्ट ईयर में नॉमिनेट हुई भी थी, बड़ा मजा आया। अच्छा मुझे बताएं हमारे ड्रामास में से कौन सा ट्रेंड आपको लगता है कि जिसको चेंज होने की शदीद जरूरत है? कजन मैरिजेस, वी नीड टू स्टॉप प्रमोटिंग इट। पाकिस्तान में इतना बड़ा ये पेंडेमिक है कजन मैरिज की वजह से, बिकॉज ऑलरेडी साउथ एशियन लोगों में थैलेसीमिया, माइनर एनीमिया की इतनी प्रॉब्लम्स है। मेरे खानदान में दूर दूर तक दोनों साइडों से कजन मैरिजेस नहीं है, बट स्टिल दे आर केसेस ऑफ थैलेसीमिया माइनर। और ये जो जनरेशनल टू जनरेशनल हम जो डीएनए मिक्स करके हम कजन मैरिजेस को अपने ड्रामों में इतना प्रमोट कर रहे हैं, हमने इतना नॉर्मलाइज किया हुआ है, वी नीड टू आई बिलीव शिफ्ट बिरयानी ड्रामा उसमें भी इसको एड्रेस किया गया है, क्योंकि हमारे वैसे भी जेनेटिक डिसिमिलैरिटीज की वजह से काफी बिल्कुल। तो कजन मैरिजेस को आप प्रमोट करना बंद कर दें। आई थिंक कि हम ये हम अपने ड्रामा से ही कर सकते हैं, बिकॉज ड्रामाज डिफाइन कल्चर ऑफ एवरी कंट्री।
तो आई थिंक हमारे पास कज़न मैरिजेस से हट के और भी बहुत सी और स्टोरीज top होनी चाहिए, हाँ। हैं, नॉट टू बी हिपोक्रिटिकल, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं कज़न मैरिजेस वाली कहानियाँ नहीं करूँगी तो कहानियाँ बहुत कम रह जाएंगी मेरे करने के लिए और करियर ख़त्म हो खत्म जाएगा। हो जाएगा। हाँ, आप बताएं क्या ट्रेंड चेंज होने की ज़रूरत है? एक तो ये उन्होंने बहुत अच्छा बोला, ऐसा है, इशू तो है। पाकिस्तान में 65% लोग जो हैं फैमिलीज में ही शादी कर रहे होते हैं, विच इज़ रॉन्ग ऑन सो मैनी लेवल्स, लाइक बायोलॉजिकल और एथिकली भी। बट मुझे लगता है जो विक्टिमाइजेशन है ना, औरत को विक्टिम बना के और फिर उसका जो रिवॉर्ड सिस्टम ये रखते हैं कि एंड में शी गॉट मैरिड एंड शी फाउंड दैट गाय एंड नाउ शी सेटल फॉर लाइफ, ये वाला मुझे समझ नहीं जो आता। डैमसेल इन डिस्ट्रेस कॉन्सेप्ट है हमारा। हाँ, और वो जो अगर हम और वो अब पढ़ी हमारी लिखी बहुत लड़की, हाँ, पसंद है। और अगर एक पढ़ी लिखी स्ट्रॉन्ग जो है ना लड़की, तो वो वो कहे वो villain है। वैम्प है। और मुझे अपने बाल ना करनी ये- है वैम्प है, वैम्प बाल है। स्ट्रेट है सही है, जीन्स और टी बाल शर्ट लंबे? पहनती है वैम्प है, शलवार कमीज पहनती है तो वो बिल्कुल हारिस, सही मैंने अपनी लड़की शो में है। तो बात की कि अगर पहले हम ड्रामा देखे मैं मरीन वैम्प- कुमार को कि उनके बनी बनाई बाल वैम्प। अगर छोटे हों तो आपके लो जी, छोटे पर कटी लो जी, ये तो वैम्प अंग्रेजी है। बोलती है वैम्प वैम्प है, है। उर्दू बोलती है सही है, रोती है ठीक है, ज्यादा हंस रही है तो वैम्प है। अच्छा, वो भी ना कुछ चीजें कंट्रोल में नहीं है, तो बिल्कुल खैर। थैंक यू सो मच जोया आपका, थैंक यू सो मच हारिस Thank you आपका कि for आप लोग having मेरे शो पे आ रहे हैं। आई एम श्योर कि अल्लाह करे आप आने वाले प्रोजेक्ट्स में इतना ज़बरदस्त काम करें, क्योंकि हम यही चाहते हैं। मैं हमेशा अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बात करती हूँ कि मैं अक्सर जितने भी पढ़े लिखे शोज़ भी कर लूँ, मैं आपकी मेंटल हेल्थ के वाले से बात कर लूँ, मैं आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के वाले से बात कर लूँ, या मैं कोई भी बहुत बड़ा सोशल इशू के वाले से बात कर लूँ, मुझे लगता है हमारे ड्रामा का मीडियम आजकल इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप इस पर ये जितनी बात करें ना, वो लोगों को उतना एजुकेट कर सकते बिल्कुल सही हैं। बात। सो जब हम पोलियो के वाले से बात कर रहे होते हैं, हम कज़न मैरिजेस के वाले से बात कर रहे होते हैं, हम ये थैलेसीमिया, सब ऐसी चीज़ों की बीमारी के वाले से बात कर रहे होते हैं, ड्रामा से भी इसके वाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आप लोग बहुत आगे जाके मेजर ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स करें। थैंक यू सो मच। आप लोग शाद रही, आबाद रही, अल्लाह पाक आपको लाती गम से महफूज रखे, ज़िंदगी दी तो कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।